व्हाट्सअप एवरीवन, माय सेल्फ इज मानवाड़ी के बाद आज की इस वाले वीडियो पे मैं एक और नया मानवा सीरीज गॉड टियर एक्स्ट्रास अल्टीमेट गाइड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाला मानवा अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक डंजन के अंदर हमें एक रेड हेयर लड़के के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को दौड़ते हुए दिखाया जाता है। ये सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे इस रेड हेयर लड़के को मारने का कोशिश कर रहे थे। वो लड़का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, सोचता है कि ये सिचुएशन अचानक से कैसे यहाँ पे तैयार हो गया है। लड़का डरते हुए कहता है कि अचानक से वो एक ड्रैगन के सामने आ जाएगा, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। ड्रैगन से जब वो बचा फिर उसके बाद वो एक क्लिफ से गिर गया। उसके बाद वो एक मॉन्स्टर स्क्विड के थ्रू अटैक किया गया, बट उसने खुद के चालाकी को यूज़ करते हुए उन दोनों मॉन्स्टर्स यानी कि ड्रैगन एंड मॉन्स्टर स्क्विड को एक दूसरे के साथ ही भिड़ा दिया, जिस वजह से वो दोनों लड़ने लगे एंड ये लड़का वहाँ से बच के निकल पाया। बट तभी उसके सामने एक और बड़ा सा मॉन्स्टर आ गया था एंड उसे मारने लगा। वो लड़का जब इस मॉन्स्टर को देखता है तो वो सोचता है कि कुछ टाइम पहले तक तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी जॉबलेस पर्सन था जिसका एज उनके 30s में था। कैसे उस जैसा एक ऑर्डिनरी पर्सन इस तरीके की लाइफ में आ चुका है, यही शायद से आप लोग जानना चाहते हैं। तभी हम लोग देख पाते कि उस वाले मॉन्स्टर के हाथ को काटते हुए वहाँ पे एक सोर्ड्समैन आ जाता है एंड उस लड़की को बचा लेता है। वो लड़का इतना ज़्यादा थकान की वजह से वहाँ पे बेहोश होने लगता है। उसके सामने एक लड़का एंड एक लड़की थी। जो लड़का था वो एक सोर्ड्समैन था। वो उस वाले रेड हेयर लड़के को उसे क्या योर हाईनेस अभी ठीक है, उनको थोड़ा सा खुद के कॉन्शियसनेस पे ग्रिप लाना चाहिए। वो लड़की एक मेज थी। वो यहाँ पे कहती है कि गिलोशन को यहाँ पे थोड़ा सा संभाल के रहना है। अब यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट यानी कि वो रेड हेयर लड़का था वो कहता है कि वो भी जानना चाहता था कि वो कैसे इस वाले वर्ल्ड पे आ गया। उसके भी ऊपर से वो एक और चीज़ जानना चाहता है कि उसका ये जो डैम फीट है ये असलियत पे क्या है। अब यहाँ पे हम लोग एक घर के अंदर लैपटॉप के सामने बैठा हुआ एक लड़के को देख पाते हैं जो यहाँ पे खुद के लैपटॉप में गेम खेल रहा था। वो तभी यहाँ पे कहता है कि ये आदमी कौन है। यहाँ पे उसे एक मैसेज आता है कि जनरल गॉड डॉग एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा है जो खुद के लाइफ में एक सेकेंड चांस को ढूंढ रहा है। तो आदमी यहाँ पे कहता है कि उस जैसा मिजरेबल लाइफ यहाँ पे कोई और भी जी रहा है। बट यहाँ पे सोचने वाला बात यह है कि इस आदमी ने ये चीज़ लिखा कब है। वो आदमी सोचता है कि ये रियलिटी है, ये गेम की तरह नहीं है कि उसे एक सेकेंड चांस मिल जाएगा खुद के लाइफ में। बट वो चाहता भी था कि अगर ये सच में हो जाता है तो ये उसके लिए ही बढ़िया है। वो सोचता है कि सच में अगर उसे एक सेकेंड चांस मिल जाता है खुद के लाइफ में तो वो कितना कुछ कर सकता है। उसका लाइफ सिर्फ 3 सेंटेंस में समडअप किया जा सकता है। ये आदमी रेस किया गया था ऑर्फनेज में। वो एक ऑर्फन था, इसका कोई पेरेंट्स नहीं था। ऑर्फनेज को छोड़ने के बाद ये आदमी एक फैक्ट्री में जाके काम करने लगा। बट अभी इस आदमी का एज 30 इयर्स हो चुका है एंड वो पार्ट टाइम जॉब करता है एंड खुद का एक सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहा है। एंड यही इस आदमी का पूरा लाइफ स्पैन था। इस आदमी के लाइफ में सिर्फ एक ही खुशी का मोमेंट था जब वो इस वाले गेम को खेलता था। इस गेम का नाम था गॉड फॉर्चून वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में फॉर्चून किया जाता था गॉड के थ्रू। ये आदमी 10 सालों तक इस गेम को खेला था। वो एक सीजन वेटरन भी बन चुका था जिसको इस गेम का हर एक स्ट्रेटजीज के बारे में पता था। इन 30 सालों के लाइफ में इस आदमी के पास ये सिर्फ और सिर्फ 1 रूम बेडरूम अपार्टमेंट था एंड ये गेम था खेलने के लिए। वो आदमी सोचता है कि अगर इस गेम की तरह उसके लाइफ में भी एक स्ट्रेटजी गाइड रहता तो आज इस आदमी का लाइफ बहुत ज़्यादा अलग होता। तभी वो गॉड यहाँ पे उस आदमी को पूछा था क्या वो खुद के सेकेंड लाइफ को मिलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे वो लोग अभी प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। वो आदमी भी हंसते हुए सोचता है कि ये जो गॉड है ना, इसको भी शायद से कोई काम नहीं है, इसी वजह से वो इस तरीके का मैसेजेस को लिख रहा है। अब वो यहाँ पे कहता है कि वो भी तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा है तो वो थोड़ी देर तक इस आदमी से चैट तो कर ही सकता है। वो गॉड यहाँ पे कहता है कि तो फिर उनको सेकेंड लाइफ में चलना चाहिए। बट वो क्या श्योर है इस वाले डिसीजन को लेके, बिकॉज ये जो लाइफ रहने वाला है ना ये उतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा। अब वो आदमी यानी कि प्रोटैगनिस्ट भी सोचता है कि ये तो एक्टिंग में इतना ज़्यादा घुस चुका है कि बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा चीज़ें भी ये लिख रहा है यहाँ पे। ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग था उसके लिए भी। वो यहाँ पे सोचते क्या वो इस वाले आदमी को इग्नोर करे। थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो एंटर दबाता है। अब प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे लिखता है कि उसे सेकेंड लाइफ में उसकी इस लाइफ से बेटर कुछ चाहिए।
और जो गॉड था वो भी कहता है कि हाँ उसका ये जो विश है ये उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। प्रोटैगनिस्ट भी यहाँ पे कहता है कि क्या यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं है, इवन यहाँ पे कोई फीलिंग भी उसे नहीं आ रहा है, इतनी आसानी से ये सब कुछ हो गया। अभी वो यहाँ पे कहता है कि ये सब कुछ तो एक नॉनसेंस है, ये सब कुछ रियलिटी में थोड़ी होता है। बट तभी उसे खुद के ईयरफोन्स में कुछ सुनाई देता है कि उसने कहा नॉनसेंस। अब प्रोटैगनिस्ट इस वाले आवाज़ को सुनता है, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, थोड़ा सा डर भी जाता है। वो गॉड यहाँ पे डायरेक्टली प्रोटैगनिस्ट के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा था। वो यहाँ पे कहता है कि इस वाले लाइफ में उसे सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करना है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट खुद के कंप्यूटर के एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट में ट्रांसफॉर्म होके वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट जहाँ पे गया था वहाँ पे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो यहाँ पे फील कर पाता है कि उसके फेस के ऊपर कुछ बंधा हुआ है जिस वजह से वो दिख नहीं पा रहा था। एंड उसका हाथ को भी जब वो हिलाने का कोशिश करता है तो वो समझ पाता है कि उसका हाथ भी बंधा हुआ है। वो अभी कहाँ पे है यही सोचने वाला बात है। वो सोचता है कि क्या वो यहाँ पे किडनैप हो चुका है किसी के थ्रू। बट उसे एक बात समझ नहीं आ रहा था कि वो कब यहाँ पे किडनैप हो गया, बिकॉज वो तो खुद के घर पे बैठा हुआ था। बट उसके भी ऊपर से वही क्यों किडनैप हुआ है, क्या उसके ऑर्गन्स के लिए यहाँ पे किसी ने उसे किडनैप किया है? ये तो बहुत ज़्यादा सोचने वाला बात है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक हुडी पहना हुआ बंदा वहाँ पे आ जाता है एंड वो प्रोटैगनिस्ट के मुंह से एक कपड़े को हटाता है। वो आदमी यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट को द थर्ड प्रिंस ऑफ द वॉल्ट मैजिक एम्पायर कह के पुकारता है एंड कहता है कि उसका नाम गिल्रोशन एल्डोरे वॉर्ट था। अब ये बात को सुन के प्रोटैगनिस्ट भी हैरान हो जाता है। अभी वो आदमी यहाँ पे गिल्रोशन को कहता है उसके ये सारे गैग्स को बंद करने के लिए। अभी वो गिल्रोशन के मुंह से वो कपड़े को भी हटाता है जिससे वो बात कर पाए एंड उसे उठने के लिए कहता है। वो आदमी यहाँ पे खुद के आंखों को खोल के उसे देखने के लिए कहता है। प्रोटैगनिस्ट भी यहाँ पे सोचता है कि ये सारे लाइंस क्या है। अब ये जो आदमी कह रहा था वही प्रोटैगनिस्ट को ट्रांसलेट होके यहाँ पे दिखाई दे रहा था उसे। वो आदमी यहाँ पे कहता है कि हाँ इसका जो फेस है वो तो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यहाँ पे वही थर्ड प्रिंस है। प्रोटैगनिस्ट भी यहाँ पे सोचता है कि ये तो गॉड फोरसेकन वर्ल्ड का ही एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट है, यही था थर्ड प्रिंस का एसासिनेशन इवेंट। ये सब कुछ तो उसे एक ड्रामा की तरह दिख रहा था। वो भी सोचते कि क्या इस तरीके का ड्रीम कभी उसे आया था इससे पहले। ये सब कुछ तो उसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर महसूस हो रहा है। वो आदमी भी यहाँ पे थर्ड प्रिंस को कहता है यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा ना करने के लिए। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये आदमी उसे बार बार थर्ड प्रिंस क्यों बुला रहा है। वो कहता है कि क्या ये गॉड फोरसेकन वर्ल्ड का कोई एक फैनेटिक का एक मजाक तो नहीं है। वो आदमी भी कहता है कि रिपब्लिक के नाम पे आज थर्ड प्रिंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड उसके हेड को उसके फादर के पास भेजा जाएगा। थर्ड प्रिंस यानी कि प्रोटैगनिस्ट भी ये सब कुछ वो सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। थर्ड प्रिंस भी कहता है कि यहाँ पे उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा शायद से। तभी वो आदमी खुद के स्वॉर्ड को रेस करता है, डायरेक्टली खुद के स्वॉर्ड को थर्ड प्रिंस के गले के सामने रखता है। अब यहाँ पे वो आदमी कहता है कि उसने कहा था ना थर्ड प्रिंस को कि कुछ उल्टा सीधा ना कहने के लिए या फिर ना करने के लिए। जब वो स्वॉर्ड थर्ड प्रिंस के गले को टच करता है तो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट भी महसूस कर पाता है कि उसके गले से ब्लड निकल रहा है एंड उसे दर्द भी हो रहा है। तो आदमी यहाँ पे कहता है कि इवन दो वो एक कंट्रोलर प्रिंस है बट स्टिल वो इस किंगडम के किंग का बेटा है एंड उसके अंदर से रॉयल ब्लड भी हो रहा है। तब एम्परर को उसका एक डिकैपिटेटेड बॉडी मिलेगा, तब एम्परर को ये मूवमेंट हंसते हुए तो नहीं उड़ा दे सकते वो, बिकॉज इवन दो थर्ड प्रिंस यूजलेस है बट फिर भी वो उसके बेटे ही तो हैं। प्रोटैगनिस्ट भी यहाँ पे समझ पाता है कि ये कोई सिक प्रैंक नहीं है, ये सब कुछ रियलिटी में हो रहा है। वो समझ पाता है कि वो अभी ट्रैश टियर थर्ड प्रिंस गिल्रोशन है। गिल्रोशन था थर्ड प्रिंस ऑफ वॉल्ट मैजिक एम्पायर। उसे यहाँ पे पिक प्रिंस के नाम पे भी बुलाया जाता था। वो एक ऐसा प्रिंस था जो सक्सेशन रेस से फॉल आउट कर दिया गया था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेजी एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली बिहेव भी करता था। इस वजह से प्रोटैगनिस्ट भी सोचता है कि गिल्रोशन तो एकदम बॉटम टियर नोबल है जिसके पास कोई भी लीनिएज या फिर लाइन बचा ही नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा एनपीसी था। यहाँ पे यही तो एंड ऑफ द लाइन है इस बॉडी के लिए भी, यानी कि थर्ड प्रिंस गिल्रोशन के लिए भी। प्रोटैगनिस्ट यानी कि गिल्रोशन भी सोचता है कि अगर वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एनपीसी है तो यहाँ पे असली प्रोटैगनिस्ट कौन है या फिर प्लेयर कौन है। तभी वो इधर उधर देख के एक ब्लू हेयर लड़के को भी देख पाता है जो एक केप को पहने हुए था।
तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ सोचता है, तभी वो आदमी यहाँ पे कहता है कि ठीक है, तो यही थर्ड प्रिंस का लास्ट वर्ड्स है ना। तभी थर्ड प्रिंस के ऊपर वो आदमी फिर से खुद के स्वॉर्ड को तांग देता है। गिल्ड्रोशन भी यहाँ पे डरते हुए उस आदमी को कहता है कि उसे नहीं पता यहाँ पे चल क्या रहा है, बट वो यहाँ का थर्ड प्रिंस नहीं है। वो आदमी भी यहाँ पे कहते हैं क्या वो यहाँ पे उसके इस मजाकिया बातों को बिलीव भी करेगा। यहाँ पे उसका जो ग्लोइंग रेड आईज है ना, यही प्रूफ है कि वही असलियत पे थर्ड प्रिंस गिल्ड्रोशन है। यहाँ पे वो इस चीज को डिनाई नहीं करे, यहाँ पे एस्केप का कोई भी रास्ता उसके लिए बचा नहीं है। गिल्ड्रोशन भी यहाँ पे सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो इवन इस वाले गेम का प्रोटैगनिस्ट भी नहीं है, उसे तो एक एनपीसी के एक्स्ट्रा बॉडी को दिया गया है, अब यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होने वाला है। वो भी कहता है कि ये किस टाइप का क्रूअल जोक है। वो आदमी भी यहाँ पे कहता है कि ये जो काम वो कर रहा है ना, ये बिल्कुल पर्सनल नहीं है। वो यहाँ पे कोशिश करेगा थर्ड प्रिंस के डेथ को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्विक एंड पेनलेस करने का। तभी वो थर्ड प्रिंस गिल्ड्रोशन को फेयरवेल कहता है। गिल्ड्रोशन भी ये सब कुछ को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे सोचता है कि वो इस तरीके से तो मर नहीं सकता, उसे पता है कि इस लाइफ में भी उसे एब्सोल्युटली कुछ ना कुछ तो अकम्प्लिश करना ही होगा। बट तभी वो सोचता है कि यहाँ पे वो क्या अकम्प्लिश करेगा। वो आदमी यहाँ पे शॉर्ट स्विंग तो करता है, बट यहाँ पे गिल्ड्रोशन सोच में पड़ जाता है कि उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। तभी वो जब आंखें खोलता है तो वो देख पाता है कि सब कुछ यहाँ पे रुक गया है। वो भी सोचता है कि ये सब रुक क्यों गए हैं इस तरीके से, यहाँ पे असलियत पे चल क्या रहा है। तभी गिल्ड्रोशन के सामने एक मैसेज आता है कि ये जो गेम है ये अभी स्टार्ट होने वाला है। प्लेयर ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है द वॉल्ट एम्पायर का कैरेक्टर द थर्ड प्रिंस गिल्ड्रोशन एल्ड्रो डे वॉल्ट को। गिल्ड्रोशन भी खुश होते हुए सोचता है कि शायद से वो यहाँ पे बच गया है। गिल्ड्रोशन भी सोचने में पड़ जाता है कि क्या वो एक प्लेयर की तरह इस वाले वर्ल्ड को भी सरवाइव कर सकता है। ये तो वही वर्ल्ड है ना जो उसका ही वन ऑफ द फेवरेट एंड ऑब्सेस्ड गेम द गॉड फोरसेकन वर्ल्ड का ही सिनेरियो है। एंड यहाँ पे गिल्ड्रोशन तो इस वाले गेम का मास्टर है। यहाँ पे वो लोग ये भी कह सकते हैं कि वो इस वाले गेम का एक वॉकिंग स्ट्रेटेजी गाइड है, तो इस वाले वर्ल्ड को गिल्ड्रोशन भी जीत सकता है। तभी यहाँ पे गिल्ड्रोशन एक स्टार्टिंग प्लेयर है, इस वजह से उसे कुछ स्टार्टिंग प्लेयर रिवॉर्ड्स को ग्रांटेड किया जाता है। उसे 3 स्टैट पॉइंट्स दिया गया था, उसके साथ साथ उसे 2 स्किल पॉइंट्स भी दिया गया था एंड उसे कुछ एस्केप क्राइसिस भी दिया गया था। गिल्ड्रोशन भी सोचता है कि उसे स्टैट पॉइंट्स दिया गया है उसके एबिलिटीज एंड स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एंड स्किल पॉइंट्स दिया गया है उसके टेक्निक्स को सीखने के लिए। गिल्ड्रोशन समझ पाता है कि यहाँ पे उसका कोई स्टे ही होगा कि उसे ऑब्वियसली इस वाले सिचुएशन से सर्वाइव करना है। यहाँ पे सब कुछ रुक गया है ऐसा ही लग रहा है गिल्ड्रोशन, क्योंकि उसने यहाँ पे गेम का पॉज बटन को दबा दिया है। यहाँ पे ये सिचुएशन जितने दूर तक अलाउ करेगा गिल्ड्रोशन उतने दूर तक ही मूव कर सकता है। समझ पाता है कि ये बिल्कुल गेम की तरह ही है। यहाँ पे गिल्ड्रोशन को थोड़ा सा टाइम दिया गया है जिससे वो खुद के चॉइस को यहाँ पे ले पाए। इसका मतलब यही है कि वो उस वाले मोमेंट पे फिर से लौट जाएगा। अब गिल्ड्रोशन यहाँ पे क्विस्ट एंड पॉइंट के साथ तो बाद में डील करेगा, अभी उसके लिए सिनेरियो ही मेन इंपॉर्टेंट मैटर है। यहाँ पे उसे कार्ड्स के अंदर कोई एक चीज़ को चूज करना है। यहाँ पे वो जिएगा या मरेगा ये उसके इसी डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। उसे 5 कार्ड्स दिया गया था, ये सारे क्लास डिफाइनिंग कार्ड्स थे जिसके थ्रू एक प्लेयर को उसका यूनिक स्टैट, एबिलिटीज, गियर्स एंड स्टोरी लाइन मिलता है। अब एक प्लेयर को एक रैंडम पूल के अंदर 3 कार्ड्स को ड्रॉन करने का चांस दिया जाता है। यहाँ पे टोटल 1024 कार्ड्स में से उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड को चूज करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक प्लेयर सिर्फ एक ही कार्ड को एब्जॉर्ब कर सकता है और यहाँ पे जो कार्ड्स रहेगा वो शफल भी किया जाएगा। इवन एक सही कार्ड को चूज करने में भी स्किल का ज़रूरत है एक प्लेयर को, बट क्या कार्ड प्लेयर के सामने आएगा ये तो प्योरली उसके लक के ऊपर डिपेंड करेगा। प्लेयर को लेवल 10 होने के बाद ही सेकेंड कार्ड शफलिंग दिया जाएगा। ऑफ कोर्स क्विज के अंदर भी अगर रिवॉर्ड की हिसाब से देखा जाए तो प्लेयर्स को कुछ कुछ कार्ड्स मिलता है चूज करने के लिए, बट उसके अलावा उसे लेवल 10 तक ही वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गिल्ड्रोशन अगर बचना चाहता है तो उसे कार्ड को सही तरीके से सिलेक्ट करना ही होगा। उसका लाइफ इस वाले डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। गिल्ड्रोशन भी सोचता है कि यहाँ पे वो देखना चाहता है लेडी लक उसके लिए क्या बचा के रखे हैं, तो वहाँ से एक एनर्जी बाहर निकलने लगता है। यहाँ पे गिल्ड्रोशन सोचता है कि अगर वो एक कार्ड को चूज कर लेता है तो जो टाइम है वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा। गिल्ड्रोशन के लक एंड चॉइस के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, वो कोई भी चीज़ चूज़ करे। अगर वो ठीक टाइम पे यहाँ पे बचने का कोशिश नहीं करता तो
एक टोफू की तरह इस शॉट के थ्रू उसका जो हेड है वो चॉप कर दिया जाएगा। सच में ये तो बहुत ज़्यादा स्पाइन चिलिंग सेंसेशन है उसके लिए भी। अब वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी होता है, बट उसे सबसे पहले यहाँ पे कार्ड को तो चूज़ करना है। तो यहाँ पे वो सोचने लगता है कि वो किस कार्ड को चूज़ करेगा। इवन इस वाले सिचुएशन में भी गिल्ड रोशन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है। यहाँ पे वो समझ पाता है कि वो खुद के इस वाले सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी गिल्ड रोशन एक्साइटेड होकर कहता है कि उसे दिखाने के लिए क्या उसे द रोड ऑफ ग्लोरी मिलेगा, या फिर अ पाइल ऑफ क्रैप्स मिलेगा, या फिर ये उसके लिए क्लिफ एज होगा। अब गिल्ड रोशन को यहाँ पे पता था कि गॉड फोर्सेकन वर्ल्ड में एक शफलिंग रूल है जो बहुत कम लोगों को ही पता होता है पहली बार। यहाँ पे इन तीनों कार्ड्स में से एक कार्ड हमेशा क्लोज कॉम्बैट कार्ड रहता है जो इंश्योर करता है एक रिलायबल प्ले के लिए। उसके भी ऊपर से उन तीनों कार्ड्स का जो एवरेज रैंक रहता है वो बी के आसपास होता है। गिल्ड रोशन तभी कहता है तो फिर उसे यहाँ पे एक सिंपल कुछ को चूज करना है। तो यहाँ पे उसे एक ए रैंक टैंक भी मिल जाए तो भी चलेगा। ऑनेस्टली यहाँ पे गिल्ड रोशन तो कोई क्रेजी चीज को मांग नहीं रहा ना, तभी वो एक कार्ड को चूज करता है। उसके पास जो कार्ड आता है वो है एक एफ रैंक फेट स्लेव ग्लैडिएटर। जो चीज को देख के गिल्ड रोशन भी हैरान हो जाता है, तभी वो दूसरे कार्ड को भी सिलेक्ट करता है। वो यहाँ पे कहता है ये सब रियल तो नहीं है लगता उसे। उसका जो दूसरा कार्ड था वो था एक डी रैंक फेथ थर्ड रेट थिएटर एक्टर। अब ये दोनों कार्ड को खोलते ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है यहाँ पे चल क्या रहा है, बिकॉज फर्स्ट ड्रॉ के अंदर जो एवरेज कार्ड का रैंकिंग रहता है वो तो बी के आसपास होता है। अगर ऐसा ही बात है तो क्या यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है वो कुछ स्पेशल है? क्या ये जो तीसरा कार्ड है वो एक एस रैंक कार्ड है? वो सोचता है कि सच में क्या ये एक एस रैंक कार्ड है, जिसे देखते ही वो भी थोड़ा सा खुश तो होने लगता है। तभी वो उस वाले कार्ड को क्लिक करता है एंड वहाँ पे एक रेनबो कलर का लाइट एमिटेड होने लगता है। अब इतने ज्यादा लाइट की वजह से वो खुद के आँख को ढक लेता है। गिल्ड रोशन जब उस वाले कार्ड को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। वो देख पाता है कि ये एक एक्स रैंक आर्च मेज है। वो सोचते है कि उसे एक एक्स रैंक मिला है, वो भी आर्च मेज का। ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल क्लास है। तभी वो सोचता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे कोई चीज तो सही नहीं बैठ रहा। बिकॉज ये जो एक्स रैंक होता है ना, ये यहाँ का टॉप टियर रैंक के अंदर है एंड इस एक्स टियर कार्ड को मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल का बात होता है। इवन गिल्ड रोशन को भी खुद के प्ले थ्रू के स्टार्ट में कभी भी एक एक्स टियर कार्ड नहीं मिला था। यहाँ पे अगर वो लोग आर्चमेज कार्ड के बारे में बताए तो ये एसेंशियली डीपीएस के अंदर अल्टीमेट रेंज कार्ड है। गिल्ड रोशन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना ज्यादा बिगिनिंग में ये कार्ड कैसे अपीयर हो सकता है। क्या यहाँ पे ये इस वजह से है कि गिल्ड रोशन एक प्लेयर कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक एनपीसी है, इस वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। ये जो बॉडी है एंड जो कॉन्शियसनेस है ये एक एनपीसी गिल्ड रोशन को बिलोंग करता है। लोग उसे गुड फॉर नथिंग प्रिंस कह के पुकारते हैं, बट अनलाइक कस्टम प्लेयर मेड कैरेक्टर के अलावा गिल्ड रोशन के पास बैकग्राउंड एंड ब्लड लाइन है जो एक की फिगर भी है इस स्टोरी का। उसके भी ऊपर से ये वॉल्ट एम्पायर का जो इंपेरियल फैमिली है उनका ही ओरिजिनल स्टोरी है ये। उनका जितना ज्यादा हिस्ट्री है उसमें उन लोगों ने काउंटलेस ऑफ टैलेंटेड मेजेस को प्रोड्यूस किया है इस जनरेशन में। और ये सब कुछ को साइड भी कर दिया जाए तो अभी गिल्ड रोशन के पास टाइम आ चुका है खुद का कार्ड चूज करने का। गिल्ड रोशन जब इन तीनों कार्ड्स को देखता है तो वो एक बात तो कहता है कि यहाँ पे एक फॉर्चुनेट बात है, वो इस सारे कार्ड्स के अंदर एक कार्ड ऐसा है जो उसके लाइफ को बचा सकता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम का बात यह है कि वो कार्ड आजमेट कार्ड नहीं है। एक रैंक कार्ड तो नॉर्मली बेस्ट रहता है, यही सारे के सारे लोगों का सोच है। बट एक रैंक कार्ड के अंदर बोनस स्टैट जरूर से रहता है, उनके पास यूनिक स्किल्स भी रहता है, एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट्स भी रहता है, इवन एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन भी होता है। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गिल्ड रोशन सिर्फ 3 यूनिक स्किल्स को ही यूज कर सकता है उस वाले कार्ड का। इवन जो आर्चमेज रहता है उसके अंदर भी एक स्किल रहता है फील्ड डोमिनेशन नाम का, जो एक डिफेंसिव स्किल रहता है। बट उस वाले स्किल का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मेजेस एंड मैजिक इन्फ्यूज्ड वेपन्स के ऊपर ही होता है। उसके भी ऊपर से सारे के सारे मैजिक स्किल्स को अगर वो यूज करना चाहे तो उसे मैना ड्रॉ करना पड़ेगा खुद के मैजिक सर्कल से, जिसके लिए उसे टाइम भी चाहिए। यहाँ पे उसके हार्ट के पास ही वो स्पेल मटेरियलाइज होता है। बट गिल्ड रोशन स्टिल सोचता है कि इस तरीके के कार्ड को कोई कैसे गिव अप कर सकता है। गिल्ड रोशन कहता है कि वो अगर एक सीजन प्लेयर नहीं रहता तो वो आर्चमेज कार्ड को चूज करके प्रोबेबली यहाँ पे खुद के हेड को लॉस कर देता।
अगर ये गिल्डरोशन के लिए गेम ही है तो वो एक बार मरने के बाद फिर से रिस्पॉन तो हो सकता है, बट ये गिल्डरोशन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। एक एनपीसी जो इस वाले गेम पे मरता है वो फिर से दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे गिल्डरोशन का हेड कट ऑफ होता है तो वो यहाँ पे कंप्लीटली मारा जाएगा। इवन गिल्डरोशन भी खुद के नेक पे वो कोल्ड ब्लेड को महसूस कर पा रहा है। ये एक रियलिटी है, ना कि कोई गेम। गिल्डरोशन भी सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल बात है। उसे नहीं पता कि किसने उसे इस वर्ल्ड पे लेके आया है, बट उसका मोटिव क्या है ये भी उसे समझ नहीं आ रहा है अभी। यहाँ पे उस पर्सन ने गिल्डरोशन को एक एनपीसी की बॉडी में स्टक नहीं किया है, जो एक एक्स्ट्रा है स्टोरी लाइन पे, बट उन लोगों ने ऐसा भी एक सिचुएशन लाके खड़ा किया है गिल्डरोशन को जहाँ पे उसका हेड भी चॉप होने वाला है एक शॉट से। के भी ऊपर से उन लोगों ने गिल्डरोशन को एक आर्चमेज कार्ड को भी दे दिया है, जो एक काइंड ऑफ क्रूएल जोक की तरह लग रहा है उसे अभी। तभी उसे याद आता है उस पर्सन के बातों को लेके। वो यहाँ पे कहते हैं उस पर्सन ने तो कहा था उसे कि उसे समहाउ इस सिचुएशन को सरवाइव करना है। तभी गिल्डरोशन एक कार्ड को चूज करता है। वो यहाँ पे कहता है कि वो इस सिचुएशन को सरवाइव करके रहेगा। वो यहाँ पे एफ रैंक फेथ स्लेव ग्लैडिएटर कार्ड को चूज करता है। स्टेम भी यहाँ पे गिल्डरोशन को पूछते क्या वो श्योर है इस कार्ड को लेके। गिल्डरोशन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा भी एक दिन आया जहाँ पे उसे एक एक्स रैंक कार्ड को छोड़ के एक ट्रैश कार्ड को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। सच में ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तभी वो आर्चमेज कार्ड को गुड बाय कहता है एंड कहता है कि वो दोबारा उससे ज़रूर से मिलेगा। तभी वो एफ रैंक स्लेव ग्लैडिएटर कार्ड को चूज कर लेता है। अब इस वाले कार्ड को इक्विप कर दिया जाता है सिस्टम के थ्रू। गिल्डरोशन के पास तभी 3 स्किल्स आ जाता है स्लेव ग्लैडिएटर का, जो एक्सक्लूसिव स्किल्स भी रहता है। ये सारे बातों को सुन के गिल्डरोशन भी गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि क्या सिस्टम उसे मॉक कर रहा है। यहाँ पे उसके पास तो फेयर इनफ लक अभी है। वो तभी सिस्टम को थैंक्स कहता है ये सारे बातों को करने के लिए। गिल्डरोशन तभी कहता है कि यहाँ पे अगर गिल्डरोशन नॉर्मली गेम पे रहता है एंड वो एक जंग कार्ड को चूज करता तो उसे रीरोल का ऑप्शन दिया जाता, बट यहाँ पे गिल्डरोशन को भी कोई रीरोल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर ओरिजिनल स्टोरी का बात किया जाए तो गिल्डरोशन यानी कि थर्ड प्रिंस यहीं पे मारा जाएगा ब्लड लॉस्ट की वजह से। बट अभी जो मेन कैरेक्टर है वो गिल्डरोशन के बॉडी पे है एंड वो इस वर्ल्ड पे है। यहाँ पे वो सर्वाइव करके रहेगा, ये उसका कॉन्फिडेंस कहता है। बट तभी वो यहाँ पे सोचता है कि वो कैसे इस गेम के स्किल्स को यूज करेगा। तभी गेम रिज्यूम हो जाता है। अब गिल्डरोशन तो यहाँ पे घबराते हुए थोड़ा सा रुक जाने के लिए कहता है। तभी जो शॉट था वो डायरेक्टली गिल्डरोशन के गले से स्लाइस करते हुए जाता है। बट यहाँ पे गिल्डरोशन को कुछ होता नहीं, वो डायरेक्टली उस वाले पर्सन के पीछे आ जाता है। वो ये चीज़ को देख के थोड़ा सा घबरा गया था। अब जो पर्सन था वो इन सब का लीडर था। वो यहाँ पे कहता है कि उन सब ने बढ़िया काम किया है तो अभी उनको यहाँ से लौटना चाहिए। उनको खुद के प्लान को फॉलो करते हुए डॉकमैन माउंटेन रेंज के पास से जाना चाहिए, जो उनके लिए बेस्ट रूट रहेगा। तभी उस पर्सन का एक सबऑर्डिनेट कहता है कि कमांडर यहाँ पे शायद से वो कुछ मिस कर रहे हैं, अभी तक थर्ड प्रिंस मारे नहीं गए हैं। जो कमांडर था वो भी कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, उसके ब्लेड के पास ही तो थर्ड प्रिंस का गला था, तो वो सर्वाइव कैसे कर सकता है उस वाले स्ट्राइक से। गिल्डरोशन तो इस पूरे के पूरे सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। बाकी जितने सारे असैसिन यहाँ पे खड़े होते हैं वो सब भी हैरान होकर सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। गिल्डरोशन भी डरते हुए सोचता है कि ये तो फॉर्चुनेट बात है, वो नेचुरली ही खुद के स्किल्स को यूज़ करना सीख गया है। बट ये जो पूरा का पूरा फीलिंग था ना, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑफुल था। गिल्डरोशन को तभी सिस्टम कहता है कि जो स्किल है वो गिल्डरोशन ने यूज़ कर लिया है तो उसे 24 आवर्स तक उस वाले स्किल को फिर से यूज़ नहीं कर सकता। अब ये स्लेव ग्लैडिएटर का 3 स्किल्स रहता है। ये तीनों स्किल्स ही बहुत ज़्यादा यूजफुल था इस वाले सिचुएशन के लिए। बट गिल्डरोशन ने यहाँ पे एक एक्स रैंक कार्ड को छोड़ के इस वाले ट्रैश कार्ड को इसीलिए चूज किया बिकॉज इसके पास ये थर्ड स्किल था जिसका नाम था प्रेफरेंस फॉर रिस्ट्रेंट। अब ये जो कार्ड था ना, ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस था नए नए प्लेयर्स के लिए, बिकॉज जो प्लेयर्स यहाँ पे परवर्स प्लेटाइल को फॉलो करते थे वही इस कार्ड को चूज करते थे। गिल्डरोशन भी सोचता है कि पहले पहले तो ये स्किल बहुत ज़्यादा यूजफुल रख सकता है, बट एक एक स्किल का ही यहाँ पे ड्रॉबैक रहता है। यहाँ पे जो मेन इशू रहता है वो है यहाँ पे कोई भी गुड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता कोई एक प्लेयर को इस कार्ड के जो स्किल्स है उसे प्रॉपरली यूज़ करने का। इसी वजह से ही ये एक एफ रैंक स्किल है।
जो एसासिन कमांडर था वो यहाँ पे कहता है कि थर्ड प्रिंस का अब भी सिर कैसे इंटैक्ट है उसके बॉडी से। गिल्ड तभी सोचता है कि यहाँ पे अगर वो लोग फिर से उसके ऊपर अटैक करता है तो वो भाग नहीं सकता दोबारा। तो यहाँ पे उसे खुद के डिसीजंस को लेते हुए जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करना पड़ेगा। जो कमांडर था वो यहाँ पे गिल्ड को कहता है कि उसे नहीं पता कि उसने अभी अभी क्या किया है, बट वो यहाँ पे उसे इस तरीके से छोड़ नहीं सकता। तभी गिल्ड चीखते हुए कहता है कि वो लोग इम्प्यूडेंस है, वो तो बैमिलो डायरमार्क है ना। अब ये चीज को सुन के सारे लोग गिल्ड की तरफ देखने लगते हैं। जो कमांडर थे वो यहाँ पे थर्ड प्रिंस को पूछ रहे क्या वो पागल हो चुका है, एंड उसके भी ऊपर से उसे कैसे कमांडर का नाम पता है। गिल्ड का भी कहता है कि वो एक इंसोलेंट फूल है, क्या वो खुद के मास्टर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। उसका मास्टर अभी इस वाले बॉडी के साथ डुएल करने का कोशिश कर रहा है। गिल्ड तभी कहता है कि ये वही है उसका मास्टर। गिल्ड ही द रीइंकार्नेशन ऑफ गॉड ऑफ वेंजेंस है, इयोलेम। गिल्ड तभी यहाँ पे कहता है कि ये सारे के सारे लोग असलियत पे इयोलेम हाई चर्च के प्रीस्ट हैं। ये सब के सब वेंजेंस गॉड को पूछते हैं। आयरॉनिकली ये सब के सब एसासिन्स भी हैं। इस गेम के अंदर इलोएम हाई चर्च 3 चर्चेस के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रैक्शन है जो रेवोल्यूशनरी आर्मी के थ्रू बिलोंग करता है। अब यहाँ पे ग्रुप काम करता है जो ये चाहता है कि इस वाले एम्पायर का जो एम्पायर है उसे थ्रो डाउन कर दिया जाए। इसी वजह से ही इन लोगों ने एम्पायर के थर्ड प्रिंस को यहाँ पे किडनैप किया है। यहाँ पे अगर गिल्ड सर्वाइव करना चाहे तो उसे ऐसे करके एक्ट करना पड़ेगा जैसे कि उसने थर्ड रेट थिएटर एक्टर कार्ड को ड्रॉ किया है। यहाँ पे वो नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर सकता। गिल्ड तभी कहता है कि वो ही इलोएम है, वो इस वाले बॉडी में डिसेंड हुआ है एंड वो सब के सब एक फूल्स हैं। उनका गॉड अभी यहाँ पे आ चुका है तो उन्हें अभी जल्दी से जल्दी उसे रिलीज करना चाहिए। अभी जो कमांडर था वो यहाँ पे कहता है कि वो इलोएम का वेसल है। वो तभी यहाँ पे गिल्ड के ऊपर पॉइंट करके ये बात कहता है जो देख के गिल्ड कहता है कि वो एक इम्प्यूडेंस है, वो यहाँ पे क्यों उसके ऊपर फिंगर पॉइंट कर रहा है, उसका हिम्मत भी कैसे हुआ ये काम करने का, क्या वो खुद के माइंड को लॉस कर चुका है। उस जैसा एक बास्टर्ड उसके ऊपर हैंड रेस करने के बारे में सोचा है। अभी बाकी जितने सारे लोग थे वो भी ये सब कुछ को देखने लगता है। गिल्ड भी सोचता है क्या वो खुद के नाटक में ओवरबोट कर चुका है, तभी वो डिसाइड करता है कि उसे यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए बिकॉज इलोहिम भी ऐसा ही करता अगर वो यहाँ पे रहता तो। इस गॉड फॉरसेकन वर्ल्ड में टोटल 12 गॉड्स बिलोंग करता है, उनमें से मैक्सिमम गॉड्स ही यहाँ पे वर्ल्ड के जो स्टोरी है उसमें इंटरफेयर करने का पूरा कोशिश करते हैं। ये सारे काम करके उनको मजा मिलता है। इसी वजह से इस वर्ल्ड के अंदर जो मेजर एंड माइनर इंसिडेंट्स रहता है डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से वो रेगुलरली होता है। जब ये गेम पहले लॉन्च हुआ था तभी मैक्सिमम प्लेयर्स को ऐसा ही लग रहा था कि इलोएम एक पुअरली नेम्ड गॉड है, बट सारे के सारे गॉड्स के अंदर इलोएम द गॉड ऑफ वेंजेंस जो थ्राइव करता है वॉर कॉन्फ्लिक्ट स्टेरिफ एंड केओस से, ये सारे चीजों को थ्राइव करने की वजह से वो ऑफ्टन खुद के फॉलोअर्स के पास शोन होता है एंड ये चीज ही गिल्ड के एडवांटेज में काम में आएगा। अभी के लिए तो ये काम कर सकता है। तो जो कमांडर था वो यहाँ पे कहता है कि वो ग्रेट इलोएम के बातों को समझ पाया है, बट क्या वो यहाँ पे उन सारे फॉलोअर्स के पास एक साइन ऑफ फेथ शो नहीं कर सकते। इलोएम तभी यहाँ पे गुस्से में कहता है कि यानी कि गिल्ड कहता है कि उनका हिम्मत भी कैसे हुआ फेथ मांगने का, वो लोग फेथ चाहते हैं, ठीक है वो यहाँ पे उन सबको फेथ देगा। लास्ट वीक तो उन्होंने एक गोल्डन स्टैचू को ऑफर किया था उसके ऑल्टर में, क्या उन लोगों को ऐसा लगा था कि इलोएम उस चीज को नोटिस नहीं कर पाएंगे। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड प्लेटेड स्टैचू था, ना कि प्योर गोल्ड स्टैचू। अब कमांडर भी इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि उनको इस बारे में कैसे पता है। गिल्ड तभी गुस्से में कहता है कि क्या उनका ये जो पैथेटिक गोल्ड प्लेट प्रैंक था इस बारे में उन्हें ऐसा लगा कि इलोएम को पता नहीं चलेगा। क्या उन सब के पास कोई डेथ विश है जो वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। वो सब के सब बेवकूफ हैं, उन सबको अभी अभी गिल्ड को रिलीज करना चाहिए। अभी कमांडर भी यहाँ पे खुद के सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर करता है उसे रिलीज करने के लिए। इतने सारे असैसिन्स थे वो तो बहुत अच्छे तरीके से गिल्ड के साथ बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे वो माफी मांग रहे हैं लॉर्ड इलोएम के पास से। गिल्ड भी सोचता है कि शायद से इनमें से सबके सब ही गिल्ड के इस एक्ट की वजह से बेवकूफ बन चुके हैं। बट तभी यहाँ पे
गिल्ड्रोशन सोचता है कि किसे ही यहाँ पे उम्मीद रहेगा, गिल्ड्रोशन जैसा एक इम्प्रूडेंस थर्ड यूजलेस प्रिंस इस जैसा एक काम को कर पाएगा। बट गिल्ड्रोशन को ये भी समझ आ चुका है कि अभी तक बैमिलो इस नाटक को लेके पूरी तरीके से तो कन्विंस नहीं हुआ है, वो अब भी सस्पिशियस है इस पूरे के पूरे सिचुएशन को लेके। अब ये जो कैरेक्टर बैमिलो डिमार्क है वो एक हाई रैंक आर्च प्रीस्ट है इलोएम हाई चर्च का। ये वेंजेंस प्रीस्ट क्रॉप्स को लीड भी करता है और इसके पास एक कोल्ड टेम्परमेंट भी है। रिवोल्यूशनरी आर्मी के अंदर इसका ये टाइटल था कि यही पर्सन ने थर्ड प्रिंस के असैसिनेशन को ऑर्केस्ट्रेट किया था। बैमिलो तभी गिल्ड्रोशन के सामने झुकते हुए उनसे माफ़ी मांगता है, उनसे कहता है कि वो यहाँ पे माफ़ कर दे, बिकॉज बैमिलो ने यहाँ पे एलोएम को पहचान नहीं पाए थे पहले। गिल्ड्रोशन भी सोचता है अब ये अच्छा बात है, वो अभी सोच रहा है। अभी के लिए तो गिल्ड्रोशन इस पूरे इंसिडेंट को ऑब्जर्व करना चाहता है। गिल्ड्रोशन तभी बैमिलो को कहता है कि क्या यही सिर्फ और सिर्फ चीज़ें हैं जो बैमिलो उसके साथ बात करना चाहता है। अभी बैमिलो कहता है क्या वो यहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अभी गिल्ड्रोशन उन सबको कहता है कि वो सब अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको खुद के घुटने में झुक जाना चाहिए। तभी वो सारे के सारे असैसिन्स यहाँ पे घुटने में झुक जाते हैं एंड गिल्ड्रोशन के पास से फॉरगिवनेस मांगने लगते हैं। वो यहाँ पे गिल्ड्रोशन को लॉर्ड एलोएम मान चुके थे। बैमिलो भी कहता है कि उन सबको लॉर्ड एलोएम को देखना तो एक ऑनर का बात है जो वो लोग डिजर्व नहीं करते। बट यहाँ पे तभी बैमिलो गिल्ड्रोशन को पूछ रहे थे कि उन्होंने डायरेक्टली क्यों इस वाले बॉडी में डिसेंड किया, उन्होंने तो कोई भी ओरेकल भी हाई प्रीस्ट को सेंड नहीं किया था। गिल्ड्रोशन भी सोचता है कि सच में ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा शार्प है, वो अब भी गिल्ड्रोशन के बातों को पूरी तरीके से भरोसा तो नहीं किया है। यहाँ पे इस जैसा एक और पर्सन भी है। यहाँ पे गिल्ड्रोशन के पीछे जो पर्सन खड़ा हुआ है उसके बारे में गिल्ड्रोशन सोच रहा है कि ये पर्सन कौन है, बिकॉज इस पर्सन की वजह से ही गिल्ड्रोशन थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा है। अभी गिल्ड्रोशन को एक मोर सिक्योर फेल सेफ यूज करना होगा। तभी वो बैमिलो को कहता है कि ये जो थर्ड प्रिंस गिल्ड्रोशन है ना, ये एलोएम का खुद का सिलेक्ट किया गया एपोस्टाइल है, उनमें से कोई भी इस वाले पर्सन के ऊपर हार्म नहीं पहुंचाए, ये एलोएम का ऑर्डर है। बैमिलो भी कहता है कि वो यहाँ पे कहना क्या चाहता है। गिल्ड्रोशन भी सोचता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसे देख के ऐसा ही लगता है कि बैमिलो ने इस वाले झूठ को भी सॉलो कर लिया है। ये सारे झूठ तो बिल्कुल भी बिलीव करने के लायक ही नहीं है किसी के लिए। बट यहाँ पे गिल्ड्रोशन बैमिलो को तो ब्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पे थर्ड प्रिंस गिल्ड्रोशन तो उनका हाई वैल्यू टारगेट था, जिनके हासिल करने के लिए इन सारे असैसिन्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। अभी गिल्ड्रोशन उन सबको कहता है कि ये जो प्रिंस गिल्ड्रोशन है ये एक ना एक दिन उनके रिवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करेगा। क्या उनको यहाँ पे लॉर्ड एलोएम के बातों को समझ आया है? तभी यहाँ पे बैमिलो कहता है कि ठीक है, उनके विश के मुताबिक वो थर्ड प्रिंस को छोड़ देंगे एंड खुद के प्लेस पे लौट भी जाएंगे। गिल्ड्रोशन भी सोचता है कि अभी अगर ये लोग लौट जाते हैं तो यहाँ पे उन्हें सच्चाई के बारे में हाई प्रिंस से तो पता चल ही जाएगा एंड वो लोग फिर से थर्ड प्रिंस के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे। सबके आंखों में जो कॉन्फिडेंस लुक उसे दिखाई दे रहा है, वो समझ पाया कि ये सब के सब यहाँ पे इतना तो कॉन्फिडेंट है कि वो कभी भी थर्ड प्रिंस को एम्पायर के अंदर आके भी मार सकते हैं इजीली। यहाँ पे कोई और ट्रेटर भी रह सकता है जो इस सीन के बिहाइंड में छुप के ये सारे काम को कर रहा है। यहाँ पे ऐसा उम्मीद करना तो बेवकूफ़ी होगा कि एक इम्पेरियल ब्लड लाइन के अंदर कोई भी पर्सन, इवन दो वो कितना भी गुड फॉर नथिंग क्यों ना हो, उसे इस तरीके से मरते हुए छोड़ दिया जाएगा। अगर इम्पेरियल फैमिली के अंदर कोई ये सारे असैसिनेशन को ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर रहा होगा तो। इसके भी ऊपर से बहुत सारे लोग यहाँ पे गिल्ड्रोशन के डेथ को उम्मीद कर रहे थे। अब ये जो एम्पायर है ये गिल्ड्रोशन के लिए एक प्रिजन के बराबर है, जो एक क्लोज्ड क्रेज प्रिजन है जहाँ से गिल्ड्रोशन एस्केप नहीं कर सकता। गिल्ड्रोशन तब यहाँ पे कहता है कि ये सारी बातें उनको एक सीक्रेट रखना पड़ेगा। जो थर्ड प्रिंस है वो भी इंपीरियल पैलेस में लौट नहीं सकता। यहाँ पे थर्ड प्रिंस को भी ओरैक्स में जाना है, वहाँ पे जाके थर्ड प्रिंस भी एक एपोस्टाइल बन जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड प्रिंस को भी प्रिपरेशन लेना है। बैमिलो भी कहता है कि ऐसा क्यों? गिल्ड्रोशन भी कहता है कि ओरैक्स का जो रूट है ये सिर्फ और सिर्फ इस चाइल्ड का सेफ्टी को ही इंश्योर नहीं करेगा, उसके ऊपर से सबको इस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इसका अपमोस्ट केयर भी करना है। ये एलोएम का ऑर्डर है। ओरैक्स था वेस्ट का लार्जेस्ट सिटी एंड वही था रिवोल्यूशनरी आर्मी का कैपिटल भी। ये एम्पायर का एनिमी टेरिटोरी था। पर जितने दूर तक
गिल्रोशन को सारे के सारे गेम के इवेंट्स के बारे में याद है। ऑरेक्स ही सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस रहेगा रहने के लिए। उसके भी ऊपर से ऑरेक्स में जितना सा ज्यादा नॉलेज एक पर्सन के पास रहता है इस दुनिया को लेके, उतना ही पावरफुल वो पर्सन वहाँ पे होता है। गिल्रोशन तभी यहाँ पे सोचता है कि वो यहाँ पे आशमिज कार्ड को इस तरीके से छोड़ दिया, ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग जरूर से है, बट यहाँ पे उसके लिए बहुत ज्यादा वेज अब भी है जिससे वो चीट थ्रू करके इस गेम को जीत सकता है। गिल्रोशन तभी उन सबको कहता है कि वो लोग इस तरीके से नील डाउन क्यों है, उनको अभी चलना चाहिए। गिल्रोशन तभी यहाँ पे सोचता है कि इस वाले ट्रैश रैंक कार्ड को उसे अगर एक हाई रैंकिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसे सारे के सारे चीजों को स्कैम करना पड़ेगा अंदर से ही। अब गिल्रोशन को यहाँ पे बहुत सारे खाने का चीजें वो सारे के सारे एसासिन्स देने लगते हैं, बिकॉज वो सब सोच रहे थे कि गिल्रोशन असलियत पे उनका गॉड एलोएम है। वो सब के सब मछलियाँ, मीट एंड बहुत सारे फूड्स को यहाँ पे प्रिपेयर करके लाए थे गिल्रोशन के लिए। गिल्रोशन भी ये सब कुछ को देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो यहाँ पे कहता है कि ये सारे स्टिक्स उसके फेस की इतना ज्यादा पास वो लोग अगर लेके आएंगे तो वो लोग तो डायरेक्टली गिल्रोशन के फेस को स्टैप कर देंगे इन सब से। अभी वो उन सबको कहता है कि वो अभी खुद के वेट को लूज करना चाहता है। क्या उन सबको पता नहीं है कि वेट लॉस का मतलब क्या है? बट वो सब यहाँ पे गिल्रोशन के बातों को नहीं मानते। वो फिर भी गिल्रोशन को कहते हैं एक बाइट लेने के लिए। लॉर्ड एलोएम ने उनको ऑर्डर किया था गिल्रोशन को अपमोस्ट रेस्पेक्ट के साथ केयर करने के लिए, तो वो वही काम कर रहे हैं। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो वो सब के सब लॉर्ड एलोएम के जो रैप्ट है उससे बच नहीं पाएंगे। अब गिल्रोशन भी यहाँ पे सोचने लगते हैं क्या उसने खुद के नाटक में बहुत ज्यादा ही इन सबको कह दिया था। वो सबके सबका आंखें चमकने लगता है। गिल्रोशन भी सोचता है कि क्या यही वो वेंजफुल प्रीस्टहुड है या फिर वेंजफुल बॉय बैंड? ये सबके सबके पास तो इनोसेंट आईज है, ये सब कैसे एसासिन गेज को दे सकते हैं किसी को भी? गिल्रोशन भी तब यहाँ पे उन सबको रुक जाने के लिए कहता है। वो भी यहाँ पे खाना चाहता था, बट गिल्रोशन यहाँ पे खुद के उम्मीदों को होल्ड बैक करके रखा है। सारे के सारे लोग तो यहाँ पे गिल्रोशन को एक बाइट लेने के लिए कहते हैं। ये फूड बहुत ज्यादा टेस्टी था, तो यहाँ पे वो लोग गिल्रोशन को कहते हैं खाने के लिए। एक और एसासिन तो ब्रेड ला के यहाँ पे कहता है कि वो क्यों यहाँ पे वेट लॉस करना चाहता है। उनका फिगर तो अभी बहुत ज्यादा सही है, तो यहाँ पे उनको वेट लॉस छोड़ के कुछ खा लेना चाहिए। गिल्रोशन भी तभी कहता है कि वो तो एक बहुत बड़ा टेरेबल लायर है। गिल्रोशन भी सोचता है कि ये वेट लॉस तो एक अलग चीज है, बट ये सारे चीजें ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये तो अलग टाइप का टॉर्चर है उसके लिए भी। बेमिलो तभी उन सब के पास आ जाता है एंड उन सबको कहता है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो लोग एक पैरामीटर को भी मेंटेन करके नहीं रखे हैं गिल्रोशन के साथ। सबके सब खुद के कमांडर को वहां पे देख पाता है। गिल्रोशन भी सोचता है कि हाँ, ओल्ड मैन बेमिलो का ये जो एटीट्यूड है ये तो वो बेमिलो के पास से एक्सपेक्ट कर ही रहा था। बेमिलो सबके सबको कहता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं। क्या वो लोग भूल चुका है कि वो अब भी एम्पायर के टेरिटोरी के अंदर है एंड ये उनका एनिमी स्टेट है, तो उन सबको अभी उठ जाना चाहिए यहाँ पे। सबके सब यहाँ पे खुद का कमांडर बेमिलो का बात मान लेते हैं। बेमिलो तो अभी यहाँ पे गिल्रोशन को कहता है कि ये सबके सब बहुत ज़्यादा फेथफुल है, तो इनके बिहेवियर को गिल्रोशन यहाँ पे ज़्यादा बैडली ना ले। गिल्रोशन भी यहाँ पे हंसते हुए बेमिलो को कहता है कि ठीक है, वो समझ गया है उसके बातों को। तभी बेमिलो भी यहाँ पे एक चिकन का पीस लेते हुए गिल्रोशन के पास आता है। तभी वो गिल्रोशन को कहता है अगर वो मीट ही खाना चाहता है तो वो बर्ड मीट खा सकता है, जो उसके लिए बढ़िया रहेगा। बट तभी यहाँ पे बेमिलो कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, वो ये मीट खुद के खाने के लिए लाया है। गिल्रोशन भी तभी कहता है कि बेमिलो तो उन सबसे ज्यादा बुरा है। बेमिलो तभी यहाँ पे कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, बट थर्ड प्रिंस ने यहाँ पे बहुत हद तक वेट लॉस तो किया है। उसने तो उम्मीद ही नहीं किया था कि 3 दिन के अंदर थर्ड प्रिंस इतना ज्यादा वेट को लॉस कर लेंगे। गिल्रोशन भी सोचता है कि उसने भी उम्मीद नहीं किया था कि वो इतना हद तक वेट लॉस कर लेगा। बेमिलो गिल्रोशन को कहता है कि उसने बहुत सारे लोगों को चर्च के अंदर एसासिन बनते हुए देखा है और उन सबको तैयार होते हुए देखा है, बट उस जैसा एक टेनेशियस पर्सन को बेमिलो पहली बार देखा है यहाँ पे। गिल्रोशन यहाँ पे कहता है कि हाँ, सबसे पहले तो उन्हें इस इम्पेरियल टेरिटोरी से बाहर निकलना है। गिल्रोशन सोचता है कि इवन
उसे भी पता है कि उसका जो ये बॉडी है ना, ये नॉर्मल तो नहीं है। यहाँ पे बहुत दूर तक चलते चलते गिलरोशन अचानक से थक गया था। वो भी सोच रहा था कि ये किस टाइप का बॉडी है। थोड़े दूर तक चल के ही उसका बॉडी इतना थक गया है कि वो उठ भी नहीं पा रहा है। जब वो खुद का स्टैट्स देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है, बिकॉज उसका जो स्टेमिना था वो सिंगल डिजिट में था। जो एवरेज एनपीसीज रहते हैं ना, उनका भी जो स्टैट रहता है वो 200 के आसपास ही होता है, जिनका स्टेमिना लगभग 40 से 60 तक तो होता ही है। यहाँ पे गिलरोशन का स्टेमिना 9 है, इसका मतलब तो एक क्रॉप्स के बराबर है। यहाँ पे गिलरोशन को भी पता है कि उसे खुद के स्टेमिना को बढ़ाते हुए खुद के वेट को भी लूज करना पड़ेगा। बैमिलो तभी यहाँ पे खुद के सबॉर्डिनेट्स को पूछ लेता है कि उन लोगों ने तो अभी अभी जर्नी स्टार्ट किया है एंड ये थर्ड प्रिंस अभी गिव आउट कर रहा है इस तरीके से। एक और असासिन यहाँ पे खुद के लीडर को कहता है कि ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, बिकॉज वो लोग अगर आगे नहीं बढ़े एंड इस तरीके से रुकते रहे तो उनका जो सिचुएशन रहेगा वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। बट यहाँ पे लॉर्ड एलोएम ने तो उनको इंस्ट्रक्शंस दिया है, तो वो इस लड़के को अबैंडन तो नहीं कर सकते। क्या वो लोग इस लड़के के ऊपर एक पोशन का यूज़ करें? गिलरोशन भी सोचता है कि यहाँ पे वो पोशन यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई भी इधर उधर का चीज़ हो जाता है तो यहाँ पे ये वेंजफुल प्रीस्टहुड उनके साथ फाइट करना पड़ेगा, जो यहाँ पे उनको भी मुसीबत में डालेगा, गिलरोशन को भी मुसीबत में डालेगा। उसके भी ऊपर से वो यहाँ पे ऐसा हालत में है कि वो इन सब के लिए एक बर्डन है, जो सच में उसे बहुत बुरा फील दे रहा है यहाँ पे भी। तभी यहाँ पे गिलरोशन खुद के सिर को पटकते हुए खुद के जोश को वापस लाता है। वो फिर से उठ खड़ा होता है एंड सारे के सारे एसासिन्स को कहता है कि उसे पोशंस का कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग अभी चल सकते हैं। तभी उसके सिर से थोड़ा सा खून भी निकलने लगता है। यहाँ पे गिलरोशन का एक स्किल टेस्ट फॉर मेसोनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। ये स्किल इफेक्ट गिलरोशन के बॉडी के ऊपर 30 सेकेंड्स तक एप्लीकेबल रहेगा। ये एक बहुत ज़्यादा यूजफुल स्किल था गिलरोशन के लिए, जो यहाँ पे इस वाले स्किल को यूज़ करते खुद के पावर को थोड़े बहुत गेन कर सकता था एंड यहाँ पे जर्नी को कंटिन्यू कर सकता था, जो यहाँ पे गिलरोशन करता भी है। गिलरोशन भी यहाँ पे कहता है कि इस जैसे एबनॉर्मली लो स्टैट पॉइंट्स को वो यहाँ पे क्विकली इम्प्रूव कर सकता है ट्रेनिंग के थ्रू। वो यहाँ पे खुद के इन सारे स्टैट्स के ऊपर कोई भी पॉइंट इन्वेस्ट नहीं करके भी खुद को इम्प्रूव कर सकता है। यहाँ पे अगर गिलरोशन इन सब के लिए बर्डन बनेगा तो वो खुद के हेड को इस तरीके से बैश करके खुद के विल पावर को गैदर करेगा, जिससे वो खुद के स्किल को एक्टिवेट कर पाए एंड खुद के जर्नी को कंटिन्यू कर पाए। एंड वो इसी तरीके से करने लगता है, खुद के स्किल को बार बार एक्टिवेट करने लगता है खुद के हेड को बैश करते हुए। सारे के सारे एसासिन्स भी यहाँ पे सोचते हैं कि क्या यही गिलरोशन है, द प्रोडिगल थर्ड प्रिंस? ये तो सच में इनक्रेडिबली टफ पर्सन है। अब गिलरोशन का ये जो हाथ ट्रेनिंग की वजह से ना, गिलरोशन का स्टेमिना भी बहुत हद तक इंप्रूव हुआ था एंड उसका स्टेमिना 37 तक पहुंच चुका था। गिलरोशन भी सोचता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग है, अभी उसे और भी दूर का जर्नी करना है। बैमिलो तभी यहाँ पे थर्ड प्रिंस को कहता है कि उन्हें टेलीपोर्ट गेट तक पहुंचना है एंड वो लोग शायद से कल तक पहुंच भी जाएंगे। वहाँ पे वो लोग उसी टेलीपोर्ट गेट को यूज करेंगे ऑरैक्स में लौटने के लिए। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे उन सारे एसासिन्स का मेन मोटिव ही था थर्ड प्रिंस गिलरोशन को मारना, ना कि उनको यहाँ से लेके जाना। यहाँ पे कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गिलरोशन द थर्ड प्रिंस लॉर्ड एलोएम का एपोस्टाइल बन जाएगा। बट गिलरोशन तभी यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे उसे पता है यहाँ पे एक अकॉम्प्लिस है उनके अंदर, तो यहाँ पे वो फ्रीली बात कर सकता है। एमिलो तभी यहाँ पे कहता है कि उनको एक कॉप्स को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा एक प्रूफ एंड रिजल्ट के हिसाब से, बट वो लोग अभी ये काम को नहीं कर सकते। एंड अगर थर्ड प्रिंस यहाँ पे लौटते नहीं तो यहाँ पे वो लोग यही सोचेंगे कि उनका जो कॉपरेशन है उसमें कोई ना कोई एक प्रॉब्लम हुआ है। उसके भी ऊपर से यहाँ पे वो लोग जानते हैं कि जो एसासिन्स है उनका रियल आइडेंटिटी क्या है एंड वो लोग कहाँ से आए हैं, तो उन सब को जो एस्केप रूट है उसे प्रेडिक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो गेट है वो ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया जाएगा। बट वो लोग वेंजफुल प्रीस्टहुड है, वो लोग एलीट रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स हैं, वो लोग तो इस वाले कैद को ब्रेक थ्रू करके लौट जाएंगे। बट अगर उनके ऊपर फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से अटैक होता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस पोजीशन क्रिएट होगा। यहाँ पे उनको पता है कि ऑलरेडी उनके एगेंस्ट में बहुत सारे लोग ढूंढना स्टार्ट कर चुके हैं, बट स्टिल उन लोगों को खुद के पेस को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा एंड यहाँ से जल्दी चलना पड़ेगा। बट तभी यहाँ पे बैमिलो कहता है कि वो इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि गिलरोशन को पहले से ही पता है उनके किंगडम के अंदर एक अकॉम्प्लिश मौजूद है। क्या यहाँ पे गिलरोशन को पता है कि वो पर्सन असलियत पे कौन है?
गिल्रोशन कहता है कि हाँ उसे पता है। गिल्रोशन कहता है कि इंपीरियल मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर विस्काउंट जायरिक मॉस है यहाँ का अकॉम्प्लिश। यहाँ पे गिल्रोशन ने सही नाम लिया है ना। एमिलो तब यहाँ पे कहता है कि इस टाइप का एजम्पशन करने का कोई रीजन है क्या गिल्रोशन के पास। गिल्रोशन भी सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसके लिए भी। गिल्रोशन को पता है कि ये कोई सिंपल टेस्ट नहीं है। यहाँ पे बेमिलो अब भी गिल्रोशन को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस है। यहाँ पे अगर गिल्रोशन वेंजफुल प्रीस्टहुड को खुद के थंब के अंडर रखना चाहता है थोड़ी दिन तक, तो यहाँ पे उसे खुद का वर्थ को प्रूव करना ही होगा। गिल्रोशन तभी सोचने लगता है, उसे पता है कि जाकिरिक मॉस सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल एमपीसी नहीं था। इसी वजह से यहाँ पे गिल्रोशन को जायरिक के हर एक मूवमेंट के बारे में पहले से ही पता है। गिल्रोशन तब यहाँ पे बेमिलो को कहता है कि जो मिनिस्टर है इंटीरियर के वो असलियत पे एक इंपेरियल जरूर से है, बट उनका जो रूट है वो एक खनिज है। यहाँ पे एम्पायर एंड खनिज के बीच में जो वर्ड हुआ है नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरी को लेके, वो तो ज्यादा टाइम पहले तो नहीं हुआ था ना। उसके भी ऊपर से खनिज जो लोग होते हैं वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के बहुत ज्यादा करीब है। बेमिलो भी ये सब कुछ सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। गिल्रोशन भी कहता है कि उस मिनिस्टर का जो डॉटर है उसका रिसेंटली शादी हुआ है एंड उनका जो हस्बैंड है वो एक लोकल नोबल है एक बॉर्डर रीजियन के। एंड यहाँ पे सबको ही पता है एम्पायर के साथ रेवोल्यूशनरी आर्मी का एक ट्रूस हुआ है, बट बॉर्डर एरिया पे इस तरीके का स्मॉल स्किमिशेस तो होते ही रहता है कॉन्स्टेंटली। अगर वो पर्सन एक लोकल नोबल है उस टाइप के प्लेस का, यहाँ पे तो दो ही चीज का पॉसिबिलिटी बनता है। आइदर वो पर्सन स्वॉर एनिमी है रेवोल्यूशनरी आर्मी का, या फिर वो उनके साथ जुड़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे गिल्रोशन इतना तो श्योर है कि उस पर्सन ने मिनिस्टर के डॉटर के साथ इसीलिए शादी किया था जिससे वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ अच्छा कांटेक्ट क्रिएट कर पाए। एंड उसका जो मेन टारगेट है वो है ग्रेट चर्च एलोएम। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जो मिनिस्टर है उनका सन इन लॉ एलोएम के फॉलोअर या फिर एक प्रीस्ट है। गिल्रोशन भी यहाँ पे सोचता है कि ये सब कुछ पता रहना सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है उसके लिए। अगर वो इस तरीके से स्कूल लाइफ में भी स्टडी करता तो उसका जो पास्ट लाइफ था वो और भी ज़्यादा बेटर होता। बेमिलो भी ये सब कुछ को सुनता है एंड यहाँ पे गिल्रोशन को कहता है कि सच में उसका नॉलेज अनबिलीवेबल है। सच में यहाँ पे किसी को पता ही नहीं था कि थर्ड प्रिंस इस तरीके के इनसाइट को हाइड करके रखे हैं। सच में थर्ड प्रिंस तो उनके रूमर से बहुत ज़्यादा अलग निकले हैं। गिल्रोशन भी सोचता है कि सच में बेमिलो यहाँ पे पूरी तरीके से रीअसेसिंग कर रहा है गिल्रोशन को। बट यहाँ पे एग्जैक्टली कहा जाए तो वो तो उसे ही यहाँ पे देख रहा है ना। गिल्रोशन भी यहाँ पे सोचता है कि उनका रिट्रीट तो ऑलरेडी कट ऑफ हो चुका होगा, बिकॉज गिल्रोशन को यहाँ पे जिंदा नहीं रहना चाहिए था, उसे यहाँ पे मर जाना चाहिए था। अगर यहाँ पे नॉर्मल स्टोरी फॉलो किया जाए तो थर्ड प्रिंस गिल्रोशन का मौत 4 दिन पहले ही हो जाना था। यहाँ पे गिल्रोशन ये तो समझ पाया कि उसका जो सर्वाइवल है वो गेम के सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो किया ही है। मिनिस्टर साइरिक यहाँ पे खुद के पास रखा गया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वो क्लोजेस्ट डिफेंस फोर्स लॉकमैन माउंटेन के नाइट एंड कमांडर को डिप्लॉय कर सकते हैं गिल्रोशन को ढूंढने के लिए। अभी गिल्रोशन को याद आता है तो ये पर्सन तो मार्क्विस एल्ड्रॉन रॉयट है। एमिलो तभी कहते हैं उन्हें ये सारे बातों को छोड़ के अभी खुद के पर्सवर्स के बात को ब्लॉक करके उनसे जल्दी से छुटकारा पाना है जिससे वो लोग गेट तक पहुंच सके, जिसके बाद वो लोग शायद से इस एरिया से एस्केप करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर वो लोग अभी डिले करते हैं तो वो लोग ट्रैप में फंसने के कगार पे आ जाएंगे एंड उनके लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग हो सकता है। गिल्रोशन तब यहाँ पे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते इस तरीके से। बेमिलो तब यहाँ पे कहते तो फिर यहाँ पे गिल्रोशन क्या सोच रहे हैं, उनका प्रपोजल क्या है। गिल्रोशन भी सोचता है कि उसे एक नया पाथ को ढूंढना है, एक ऐसा पाथ जो गिल्रोशन ने कभी गेम में यूज ही नहीं किया होगा। एक ऐसा पाथ है जो सिर्फ और सिर्फ गिल्रोशन एंड वो खुद ही ले सकता है यहाँ पे मौजूद रह के। बेमिलो तब यहाँ पे कहता है कि एलोएम का कमांड ही यही था कि वो गिल्रोशन को सेफली उनके प्लेस तक पहुँचा दे, यही तो उनका असली काम है ना। गिल्रोशन भी तभी यहाँ पे कहता है कि उन्हें यहाँ पे थोड़े देर तक रुकना चाहिए। बेमिलो भी कहता है कि यहाँ पे रुकने से क्या होगा। अभी एक और ऐसा सीन वहाँ पे आ जाता है एंड गिल्रोशन को पूछ लेता है कि क्या वो लोग यहाँ पे द बियर एंड नाइट एंजल का वेट कर रहे हैं जो उन सब का परस्यू करने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो यहाँ पे गलत सोच रहा है।
क्या यहाँ पे गिलरोशन खुद के पर्सनल गार्ड्स के लिए वेट नहीं कर रहा है? गिलरोशन भी ये सब कुछ सुन के कन्फ्यूज हो जाता है एंड उस एसासिन को देख के सोचता है कि ये कौन है। अभी वो मास्क पहना हुआ एसासिन यहाँ पे गिलरोशन को कहता है कि क्या उसका बोलती बंद हो चुका है, उसे शायद से खुद के दिमाग को चलाना चाहिए। अगर वो खुद के बातों को नहीं कहता तो वो यहीं पे गिलरोशन को मार डालेगा। तभी वो खुद के शॉट को बाहर निकलता है। गिलरोशन भी यहाँ पे सोचता है कि अगर ये आदमी उसके साथ बात ही करने का कोशिश कर रहा है तो उसे इस आदमी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को फिगर आउट कर लेना होगा। तभी वो पर्सन गिलरोशन के सामने शॉट को तांगते हुए थर्ड प्रिंस को कहता है उसके सारे के सारे सवालों को आंसर करने के लिए। उसका पेशेंस ज़्यादा देर तक यहाँ पे टिकेगा नहीं। गिलरोशन तभी हंसते हुए कहता है कि वो कौन है। यहाँ पे अगर उसे उस पर्सन के रियल आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं है तो वो क्यों उसे गिलरोशन के इंफॉर्मेशन को देगा। एंड यहाँ पे वो क्या कह रहा है, उसका पेशेंस ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। यहाँ पे उसे क्या लगता है हाई प्रीस्ट बैमिलो यहाँ पे उसके साथ क्या करेगा अगर वो गिलरोशन के ऊपर कोई भी हार्म पहुंचाने का कोशिश करेगा तो। अब ये सारी बातों को सुन के वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गिलरोशन भी सोचता है कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा सिंपल माइंडेड है, ऐसा ही उसे लग रहा है। गिलरोशन तभी उठ खड़ा होता है एंड उस वाले पर्सन को कहता है कि ठीक है, वो यहाँ पे दो चीज़ें उसे बता सकता है। सबसे पहला बात यह है कि वो उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है इंपीरियल पैलेस में लौटने का। यहाँ पे अगर ऐसा ही होता है तो वो क्यों वेंचफुल प्रीस्टहुड को फॉलो करेगा इस तरीके से। यहाँ पे वो तो टाइम स्टॉलिंग करने का कोशिश कर सकता था पहले से ही। दूसरा है यहाँ पे उसका जो शक था वो बिल्कुल सही है, वो यहाँ पे बियर एंड नाइट एंजल के लिए ही वेट कर रहा है। अब वो पर्सन भी ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी यहाँ पे गिलरोशन कहता है कि क्या उसे उसका रीजंस भी यहाँ पे बताने का ज़रूरत है। यहाँ पे तो उसे पता भी नहीं है कि वो असलियत पे है कौन एंड वो उस जैसे पंक्स को खुद का कोई भी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता। तभी वो एसासिन यहाँ पे गिलरोशन को गुस्सा होते हुए कहता है कि उसने गिलरोशन की ज़िंदगी को बचाया है एंड यहाँ पे गिलरोशन इस टाइप का एटीट्यूड दिखा रहा है उसे। गिलरोशन भी तभी यहाँ पे उस पर्सन को और भी ज़्यादा टॉन्ट करने लगता है। तभी गिलरोशन को यहाँ पे एक फ्लावर सेंट सूंघने को मिलता है। बैमिलो तभी उन दोनों को ही यहाँ पे रोकता है। गिलरोशन भी तभी उस सेंट के बारे में सोचता है। यहाँ पे उसे ये सेंट बहुत ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा था। बैमिलो तभी उस वाले एसासिन को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि थर्ड प्रिंस इस वाले पर्सन का नाम है इर्गल। इवन दो वो अभी भी चर्च का एक परमानेंट मेंबर नहीं बना है बट चर्च का जो रेवोल्यूशनरी ग्रेट वर्क्स है वो सब कुछ इर्गल भी करता है उनके साथ मिलके। गिलरोशन भी सोचता है कि जैसा उसने सोचा है ये पर्सन असलियत पे एक मर्सिनरी है। इस जैसा प्लेयर कैरेक्टर्स गॉड फॉरसेकन वर्ल्ड के टिपिकली कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये सारे पर्सन्स फ्रीली इस वर्ल्ड पे घूम सकते हैं मर्सिनरीज की तरह। उसके भी ऊपर से इस गेम के अंदर इर्गल नाम का कोई भी एनपीसी के बारे में यहाँ पे गिलरोशन को पता ही नहीं है। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इर्गल गिलरोशन की तरह ही एक पर्सन है, एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्लेयर? इर्गल तभी यहाँ पे गिलरोशन को कहता है तो फिर अभी उसे बात करना चाहिए। यहाँ पे वो क्यों बियर एंड नाइट एंजल के लिए वेट कर रहा है इस वाले एरिया पे। अब यहाँ पे जो बियर एंड नाइट एंजल है ये दोनों ही असलियत पे कैल्सिलियन, ये लोग 6 स्टार नाइट्स हैं जो थर्ड प्रिंस गिलरोशन के प्रोटेक्शन के जिम्मेदारी पे है। उसके साथ साथ टार्वेंसु ही जो गिलरोशन का मैजिक टीचर है जो एक 7 स्टार विच भी है। इर्गल तो तब भी यहाँ पे थर्ड प्रिंस को पूछने लगता है कि वो यहाँ पे क्यों उन दोनों का वेट कर रहा है, यहाँ पे क्या वो कोई भी रीजन उनको दे सकता है। इर्गल तभी हाई प्रीस्ट को कहता है कि उनके पास इन सब काम करने का टाइम नहीं है, यहाँ पे उनको इस लड़के को कॉप से अभी अभी बदल देना चाहिए। तभी गिलरोशन उन दोनों को ही कहता है कि ये जो स्पेशल नाइट और का कमांडर है ना उसका नाम है मर्क्यूस एल्ड्रॉन रायोट, क्या उनके बारे में उनको पता भी है? यहाँ पे उनको सिर्फ येस और नो में आंसर देना है एंड उन दोनों ही यहाँ पे आंसर दे जल्दी से जल्दी गिलरोशन को। बैमिलो तभी यहाँ पे कहते हैं कि हाँ उसे जरूर से पता है यहाँ पे कैसे इस एम्पायर के 3 ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्स मास्टर में से एक के बारे में बैमिलो को नहीं पता रहेगा। अभी गिलरोशन बैमिलो को पूछा क्या वो उनके अगेंस्ट में जीत सकता है एक 1v1 फाइट में। तभी वो दोनों ही यहाँ पे थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। गिलरोशन कहता है कि वो लोग यहाँ पे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं गिलरोशन के सवालों का। गिलरोशन तभी उन दोनों को ही कहता है कि वो लोग इडियट्स हैं, अगर वो लोग डायरेक्टली गेट के पास इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ पे कमांडर बहुत ज़्यादा इजीली गिलरोशन एंड बाकी सबको मार डालेगा।
गिल तभी उन दोनों को कहता है कि अगर वो लोग मरना चाहते तो वो अकेले जाके मर सकते हैं, गिल का शौक नहीं है इस तरीके से मरने का। मार्क्विस एल्ड्रन रायोट जिसने सिर्फ और सिर्फ शॉट को यूज करते हुए राइनस्टार रेलम तक पहुंच चुके हैं। अगर प्लेयर्स के टर्म में बताया जाए तो ये एक स्पेशल सुपर हाई लेवल एनपीसी है जिनका लेवल अराउंड 90 के आसपास है। वो बैटलफील्ड में एक मॉन्स्टर है। इस कॉन्टिनेंट के अंदर उन जैसे कुछ ही पर्सन्स मौजूद हैं। गिल तभी यहाँ पे कहता है कि मार्क्विस को चैलेंज करना उनके लिए क्या एक बैड चॉइस नहीं रहेगा। अगर वो लोग एक कॉप्स को छोड़े बिना यहाँ से डिसअपियर होना चाहते तो यहाँ पे गिल के पास एक प्लान है। एडगल यहाँ पे कहता है कि जिसको वो लोग एम्पायर का डैगर कह के पुकारते हैं वो तो उनके बहुत ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पे अगर वो लोग आगे बढ़ने का भी कोशिश करेंगे तो उन लोगों को मौत ही तो मिलेगा, ऐसा ही थर्ड प्रिंस का कहना है ना। गिल भी सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन था। उसे लग रहा था कि ये जो एडगल आदमी है ये उसके ऊपर अभी चीखना स्टार्ट कर देगा ये बात को सुन के, बिकॉज गिल के पास भी अभी उसके हर एक जवाब का कोई भी सबूत तो नहीं है ना। यहाँ पे वो इतना तो समझ पाया था कि ये जो एडगल लड़का है ये उतना ज्यादा ब्रेनलेस नहीं है। एडगल तभी यहाँ पे गिल को पूछ रही थी तो फिर वो क्या सजेस्ट करना चाहता है। यहाँ पे अगर थर्ड प्रिंस जो सजेस्ट किया है वो अगर सही रहता है एंड एल्ड्रॉन लॉयड का जो गार्ड्स है वो सामने वाले गेट को गार्ड करते हैं तो यहाँ पे तो उनके लिए ही मुसीबत है। तो थर्ड प्रिंस यहाँ पे क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर बियर एंड नाइट एंजल भी आ जाते हैं फिर भी उनके लिए तो सिचुएशन होपलेस ही रहेगा ना। गिल भी सोचता है कि यहाँ पे इन लोगों का जो फाइट रहने का रीजन है ना इसे देख के ऐसा ही लग रहा है कि इन सबको कुछ ना कुछ तो पता है। तभी यहाँ पे गिल कहता है कि नहीं, यहाँ पे उनके पास एक रास्ता जरूर से है। यहाँ पे अगर वो लोग गिल के लीड को फॉलो करते हैं तो वो लोग जरूर से गेट के थ्रू जाके सेफली ऑरेक्स तक भी पहुंच सकते हैं। अभी वो हाई प्रीस्ट को कहता है कि ये सब करने से पहले वो उनसे 2 प्रॉमिस मांगता है। फर्स्ट जो प्रॉमिस रहेगा वो होगा कि जो जो बातें अभी हाई प्रीस्ट एंड इरगार्ड को कहेगा वो सब कुछ उनके अंदर ही सीक्रेट रहना चाहिए। वैमिलो तभी यहाँ पे कहता है कि किस टाइप का प्रॉमिस इस तरीके का बच्चों का पिंकी स्वेर करके किया जाता है। तभी गिल यहाँ पे कहता है कि उनको ये प्रॉमिस गॉड एलोहिम के नाम को स्वेर करते हुए करना होगा। वैमिलो भी इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोचने लगता है। अब वैमिलो फिर गिल के बातों को मान भी लेता है। वो यहाँ पे गॉड एलोहिम के नाम को स्वेर करते हुए गिल को प्रॉमिस करता है कि वो ये सारे बातों को सीक्रेट रखेगा। जब तक उसका मौत नहीं हो जाता तब तक ये सारे बातें उसके साथ ही सीक्रेट रहेगा। यहाँ पे वो लोग अगर ऑरेक्स तक सेफली पहुंच जाते हैं तो वो ये वादा को पूरा करेगा। तभी गिल यहाँ पे वैमिलो को कहता है उसके लिए एक आइटम को ले आने के लिए। वैमिलो भी पूछ लेता है कि वो कौन से आइटम का बारे में बात कर रहा है। गिल तब यहाँ पे कहता है कि वो ज्यादा फैंसी कोई आइटम नहीं मांग रहा है। यहाँ पे ऑरेक्स के अंदर जो ग्लासेस मिलता है उन ग्लासेस का एक पेयर उसे गिल के लिए लाना है। वैमिलो तभी यहाँ पे कहता है कि अगर यहाँ पे सिर्फ ग्लासेस का ही बात किया जा रहा है तो यहाँ पे वो गॉड एलोहिम के नाम को लेके ये प्रॉमिस भी एक्सेप्ट करता है। गिल तभी उन सब को कहता है कि शायद से उसे पता नहीं है जिनको वो लोग बियर कह के पुकारते हैं उनका असली नाम है कार्स सिलोएन, जिनको कार्स लोएट कह के भी पुकारा जाता है। द नाइट ऑफ डॉन उनका टाइटल है। वो एक हायर रैंकिंग नाइट है एम्पायर के होली ऑर्डर का। जब ये एम्पायर पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे था तभी वो इस वाले एम्पायर को छोड़ के नॉर्दर्न साइड में चला गया। वहाँ पे 5 किंगडम्स के साथ उसने ट्रूस साइन किया, जिसके बाद वो बना द लाइट ऑर्डर का ट्रू कमांडर। तभी गिल उनको समझाता है कि कार्स सिलियन का असली नाम है कार्स लॉयड। यहाँ पे वो असलियत पे एल्ड्रॉन रॉयड का बेटा है। वैमिलो तभी यहाँ पे कंफ्यूज होके गिल को पूछ लेता है कि क्या वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कार्ल्स असलियत पे एल्ड्रॉन रॉयड का इनलीगल चाइल्ड है। गिल कहता है कि हाँ, यहाँ पे कार्ल्स उसका इनलीगल चाइल्ड है, बट इस बारे में कार्ल्स लॉयड के अलावा और किसी को भी लगभग पता नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कार्ल्स को भी इस बारे में पता नहीं है। अभी यहाँ पे गिल इर्गल के रिएक्शन को देख पाता है। वो समझ पाता है कि इर्गल को इस बारे में पता है पहले से ही। यहाँ पे अगर इर्गल गिल के सेम रियलिटी से ही बिलोंग करता है तो यहाँ पे वो गिल के बारे में कुछ ना कुछ तो फिगर आउट जरूर से कर पाएगा अब तक।
बिकॉज यहाँ पे जो थर्ड प्रिंस है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो मर जाना चाहिए था, बट वो अभी तक मारे नहीं गए हैं। अब यहाँ पे सवाल यही है कि ये जो इडगल गाय है ना, ये इस गेम के बारे में कितने हद तक पता कर पाया है अभी तक। तभी वहाँ पे एक एरिया पे बहुत बड़ा सा धमाका होता है एंड वहाँ पे कार्ल्स एंड टेराविन दोनों ही आ जाते हैं एक बड़ा सा धमाका करते हुए। वो योर हाइनेस यानी कि थर्ड प्रिंस को ढूंढते हुए आए थे। कार्ल्स तभी यहाँ पे योर हाइनेस को पुकारने लगते हैं एंड पूछने लगते हैं कि वो कहाँ पे है। आज बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो सारे के सारे असैसिन्स को यहाँ पे पूछने लगते हैं कि उनका हिम्मत भी कैसे हुआ थर्ड प्रिंस को यहाँ पे किडनैप करने का। यहाँ पे ज्यादा देर भी नहीं हुआ है, योर हाइनेस को अभी के अभी अगर वो लोग रिलीज कर देते हैं एंड यहाँ से भाग जाते हैं तो वो दोनों ही उन सबको छोड़ देगा। सारे असैसिन्स तो यहाँ पे सोचने लगते हैं कि टेक्निकली उन लोगों ने जरूर से थर्ड प्रिंस को किडनैप किया है, बट थर्ड प्रिंस तो अभी विलिंगली ही उनको फॉलो कर रहे हैं ना। अभी हम लोग देख पाते हैं कि गिलरोशन दौड़ते हुए उस साइड में जाने लगता है। गिलरोशन भी यहाँ पे सोचता है कि उसने मार्किंग्स को छोड़ के रखा था जिससे कार्ल्स एंड टेरविन दोनों को ही यहाँ पे गिलरोशन के लोकेशन के बारे में पता चल जाए, बट यहाँ पे कार्ल्स बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पे आ गया है उसकी उम्मीद से। अगर यहाँ पे इस फाइट में टेराविन भी ज्वाइन करती है तो जो प्रीस्ट है वो लोग होल्ड बैक नहीं करेंगे एंड वो सब के सब यहाँ पे ऑल इन हो जाएंगे एंड सब मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके खुद के मूव को करना ही होगा। टेरविन तभी यहाँ पे खुद के एक मैजिक स्पेल को कास्ट करने लगती है। वो यहाँ पे सारे के सारे असैसिन्स को कहते हैं कि वो दोबारा उनको मौका नहीं देगा। यहाँ पे वो लोग जल्दी से जल्दी बता दे कि टेरविन का स्टूडेंट गिलरोशन को उन लोगों ने कहाँ पे छुपा के रखा है। अभी वो असैसिन डरने लगते हैं एंड यहाँ पे टेरविन को कहता है थोड़ा सा रुक जाने के लिए। वो लोग यहाँ पे कुछ उन लोगों को बताना चाहते हैं, बट टेरविन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होके उन सारे असैसिन को कहते हैं कि उनका हिम्मत भी कैसे हुआ टेरविन को यहाँ पे रोकने के लिए बोलने का। यहाँ पे उन लोगों ने उसके स्टूडेंट को अबडक्ट किया है, वो उन सब को यहाँ पे एसेस में रिड्यूस कर देगा। उसके बाद वो खुद के स्टूडेंट्स को ढूंढेगा। अब सारे के सारे असैसिन्स तो यहाँ पे ये सब कुछ को देख के एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। तभी वो लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं एंड रिक्वेस्ट करने लगते हैं रुक जाने के लिए। तभी वहाँ पे गिलरोशन आ जाता है, वो खुद के मास्टर को रोकने के लिए कहता है। गिलरोशन तभी खुद के मास्टर को कहता है कि थोड़ा सा उसे टाइम देने के लिए पूरे के पूरे सिचुएशन को वो समझा सकता है उनको। गिलरोशन तभी उन सारे असैसिन्स के सामने आ जाता है। अब गिलरोशन को देख के यहाँ पे कार्ल्स एंड टेरविन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों ही यहाँ पे बिलीव नहीं कर पाते कि ये उनके सामने कौन है, ये तो उनका थर्ड प्रिंस नहीं हो सकते ना। गिलरोशन भी यहाँ पे कहता है कि हाँ वही द थर्ड प्रिंस गिलरोशन है। अब यहाँ पे गिलरोशन की इस हालत को देख के कार्ल्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो गिलरोशन के ऊपर ही चीखते हुए कहता है कि उसने उनके मास्टर के साथ किया है। यहाँ पे उन लोगों ने ऐसा क्या किया है जिससे योर हाइनेस का शैडोई फिगर वो लोग बनाने में सक्सेसफुल हो चुके हैं एंड ये आदमी उनके योर हाइनेस की तरह ही बिल्कुल दिख रहा है। सारे के सारे ऐसा सोचने लगते हैं कि टेक्निकली तो उन लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है थर्ड प्रिंस के साथ। गिलरोशन तभी उन दोनों को कहता है थोड़ा सा रुक के उसका एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। यहाँ पे गिलरोशन किडनैप नहीं हुआ था। कार्ल्स भी तभी यहाँ पे कहता है कि उसका मतलब क्या है। इवन टेरविन भी यहाँ पे खुद के स्टूडेंट के बातों को समझ नहीं पा रही थी। गिलरोशन तभी यहाँ पे कहती है कि हाँ टेक्निकली वो तो किडनैप हुआ था, बट यहाँ पे वो अभी किडनैप नहीं है। अब ये चीज को सुन के टेरविन तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो गुस्सा होके गिलरोशन को गाली देने लगती है। वो यहाँ पे कहती है कि वो इतना ज्यादा मेहनत किया था उसके लाइफ को यहाँ पे बचाने के लिए एंड अभी वो ये बातें कर रहा है उनके सामने। गिलरोशन को यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे तो टेरविन बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो गिलरोशन को चुप रहने के लिए कहती है एंड वहाँ पे खड़े रहने का ऑर्डर देती है। यहाँ पे वो सारे के सारे रेबल स्कमबैग्स को यहीं पे मार डालेगी खुद की एक ही स्पेल से। गिलरोशन भी यहाँ पे सोचता है कि ये तो मास्टर एंड डिसाइपल के बीच का रिलेशन है, तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस का टाइटल भी कोई भी फायदे में नहीं लग सकता, ऐसा गिलरोशन का मानना है। टेरविन गुस्सा होके गिलरोशन को कहती है उनके पास आ जाने के लिए। क्या उन लोगों ने अब तक खुद उनके टीचिंग्स को इस तरीके से दिया जिससे गिलरोशन ये बिहेव कर पाए उनके साथ। गिलरोशन भी सोचता है कि उनका मास्टर तो सिर्फ और सिर्फ एक थग है ना, क्या सच में वो एक विच है या फिर वो विच है इसी वजह से वो इतना ज्यादा फाउल माउथ करती है हमेशा। यहाँ पे एक सेंट तो कभी इस जैसा कर्स नहीं कर सकती है किसी के साथ भी। कार्विन सुई एके द क्रिस्चियन शैडो एक विच थी
जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मेंबर थी 5 कलर स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड मैजिक एम्पायर का। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि टर्विन 200 साल से भी ज्यादा उम्र की है एंड वो वर्जिन ब्लड को कंज्यूम करते हुए खुद के यंगनेस को मेंटेन करके है। बट गिल्ड्रोशन को पता था कि टर्विन सुई 200 साल का तो नहीं है, उल्टा वो सिर्फ और सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पे जो विच ऑफ द लिनियज है वो उनके ब्लड लाइन में पास किया जाता है। रिचुअल्स के थ्रू उनके पूर्वजों का जो मेमोरी फ्रेगमेंट है वो भी वो लोग एक्वायर करते हैं। इवन वो लोग उनके अपीयरेंस को भी पास डाउन करता है, जिससे उनके फैमिली का जो फियर है उनके सराउंडिंग में वो फियर मेंटेन रह पाए। तभी वहाँ पे कार्ल्स टार्विन को रोक देता है। वो यहाँ पे कहता है कि उनको थोड़ा सा शांत हो कि इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता करना चाहिए एंड जो सिचुएशन है उस बारे में थोड़ा सा सुनना चाहिए इनके पास से। एंड यहाँ पे जो सिचुएशन है ये उसके मुताबिक ज़्यादा डेंजरस नहीं है। अब टार्विन तो यहाँ पे कार्ल्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है एंड शर्माने लगती है। गिल्ड्रोशन भी तभी यहाँ पे सोचता है कि हाँ वो भूल ही चुका था। टार्विन तो बहुत ज़्यादा होपलेस एंड वीक हो जाती है हैंडसम मैन्स के सामने। गिल्ड्रोशन तभी कार्ल्स एंड उनके मास्टर को कहता है वो अभी ऑरैक्स में जाने वाला है। टार्विन भी कहती है कि वो क्या पागल हो चुका है फाइनली। कार्ल्स भी गुस्सा होते हुए कहता है कि वो प्लेस तो उनका एनिमी टेरिटोरी है। क्या यहाँ पे थर्ड प्रिंस द रेवोल्यूशनरी आर्मी के स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में अनअवेयर है एंड यहाँ पे द एम्पायर को डिफाइन करना चाहते हैं। गिल्ड्रोशन तभी कहता है कि हाँ उसे सब कुछ के बारे में पता है। यहाँ पे उसे ये भी पता है कि गिल्ड्रोशन का ये जो डिसीजन है ये उन दोनों को ही बहुत ज्यादा पथेटिक लगेगा। बट यहाँ पे जो पाथ गिल्ड्रोशन लेने वाला है ना ये कोई अदर रेकलेस स्टूपिड पाथ नहीं है। यहाँ पे उसे पता है कि ये सारे बातें अंडरस्टैंड करना उनके लिए अभी बहुत ज्यादा हार्ड होगा। ये असलियत पे गिल्ड्रोशन का खुद का विल एंड डिसीजन है एंड अभी के लिए गिल्ड्रोशन यही पाथ को सिर्फ और सिर्फ ले सकता है। यही उसका अल्टीमेट पाथ है सर्वाइवल का, यही उसका चोजन फेथ है। तो यहाँ पे वो दोनों प्लीज गिल्ड्रोशन को ना रोके एंड ये एक ऑर्डर है गिल्ड्रोशन का, द थर्ड प्रिंस का। अभी गिल्ड्रोशन खुद के मास्टर को कहती है उसे माफ कर देने के लिए बिकॉज वो एक अनवर्दी डिसाइपल है। यहाँ पे उनको शायद से यही लगेगा कि गिल्ड्रोशन अब तक मास्टर के टीचिंग्स को अवॉइड करने का कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे गिल्ड्रोशन मैजिक को अबैंडन नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ यही बात है कि टाइम अभी सही नहीं है ये सारे चीजों को करने का। यहाँ पे वो टार्विन के गाइडेंस का भी थैंक्स करता है। यहाँ पे वो श्योरली मल्टी कलर लाइट को जरूर से एक्वायर करके रहेगा, ये वो खुद के मास्टर से प्रॉमिस करता है। टार्विन भी ये सारे बातों को सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है एंड सोचती है कि क्या गिल्ड्रोशन अभी तक मैजिक को गिव अप नहीं किया है। बट यहाँ पे क्या इस लड़के का गेस हमेशा ही ऐसा था? इससे पहले तो वो कभी भी टार्विन के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं करता था, बट अभी अभी इसने यहाँ पे मल्टी कलर लाइट को एक्वायर करने का बात किया है उसकी टीचिंग के हेल्प से। अब यहाँ पे जो ग्रेट मैजिक होता है ना वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होता है एंड ब्रिलियंटली शाइन करता है मल्टी कलर लाइट्स के थ्रू। अब मल्टी कलर टावर पे ये एक ओल्ड मिथ था जो हमेशा पास डाउन किया जाता था न्यू जनरेशन के मैजिशियंस को एंड यहीं से गिल्ड्रोशन ने खुद के मैजिक स्टडीज को किया था। आजकल तो मैक्सिमम न्यू जनरेशन के मैजिशियंस ये फ्रेज को जानते भी नहीं होंगे। तभी यहाँ पे टार्विन सोचती है कि गिल्ड्रोशन को इस फ्रेज के बारे में कैसे पता है। यहाँ पे वो थोड़ा सा हंसने लगती है और सोचती है कि अब तक उसे ऐसा ही लग रहा था ये लड़का मैजिक को लेके बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इस लड़के के पास मैजिक का कोई भी टैलेंट नहीं है। इसी वजह से वो सबके सामने ऐसा दिखाता था कि उसे मैजिक पसंद ही नहीं है। बट सीक्रेटली ये लड़का बहुत ज्यादा स्टबर्न है मैजिक के बारे में पता करने के लिए। उसके भी ऊपर से पैलेस के अंदर तो ये लड़का सबके सामने एक इडियट बनने का प्रिटेंड करता था, वो भी परफेक्टली। ये तो टार्विन का ही फॉल्ट है कि उसने खुद के स्टूडेंट के ये पोटेंशियल्स को अब तक नोटिस ही नहीं कर पाई। टार्विन तभी सोचते है कि इस पास्ट 5 इयर्स में उसने क्या ही किया है। तभी यहाँ पे गिल्ड्रोशन मास्टर एंड कार्ल्स को कहता है उसके साथ रहने के लिए। टार्विन तभी यहाँ कहता है ठीक है। गिल्ड्रोशन भी कहता है कि हाँ वो लोग ऐसे ही मान चुके हैं। टार्विन तभी यहाँ पे कहता है कि वो एक फॉलन मास्टर का स्टूडेंट है
एंड वो थर्ड प्रिंस भी है जो पहले रेकलेस हुआ करता था बट अभी वो खुद के सेंसेस में आ चुका है। यहाँ पे टीचर्स का ड्यूटी बनता है कि उसके स्टूडेंट के ऊपर भरोसा करने का। उसकी वजह से किसे भी पता है एक दिन ऐसा आएगा जब थर्ड प्रिंस यहाँ पे खुद के पावर को यूज करते हुए टारविन को द 5 कलर टावर का मास्टर भी बना सकता है। टारविन तभी सोचती है कि अभी सारा का सारा सिचुएशन ठीक है, गिल्ड्रोशन को भी यहाँ पे समझ आ चुका है कि उसे क्या पाथ चूज करना है। बट अभी प्रॉब्लम का बात ये है कि सर कार्ल सिलियन यहाँ पे क्या करेंगे। सर सिलियन जिसके साथ टारविन का मुलाकात गिल्ड्रोशन को ट्रैक डाउन करने के टाइम पे ही हुआ था, उनके बारे में टारविन इतना तो श्योर हो पाई है कि वो एक परफेक्ट प्रिंसिपलिस्ट है। उनको कॉम्प्रोमाइज के बारे में कुछ भी नहीं पता। उनका मेन गोल यही है कि वो थर्ड प्रिंस को सेफली पैलेस पे रिटर्न करके लेके जाए। अब यहाँ पे कार्ल्स तो बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है एंड योर हाइनेस कह के पुकारता है। तभी यहाँ पे टारविन भी सोचती है कि यहाँ पे प्रिंस उसको कितना ही कमांड देने का कोशिश क्यों ना करे, वो कभी भी ओबे नहीं करेगा प्रिंस के ऑर्डर को। यहाँ पे जितने दूर तक टारविन को पता है सर कार्ल्स यहाँ पे यही कहेंगे कि यहाँ पे वो फॉरगिव कर दे उनके डिसलॉयल्टी को। यहाँ पे अगर उसे जरूरत पड़े तो वो थर्ड प्रिंस गिल्ड्रोशन को जोर जबरदस्ती एंड फोर्सफुली पैलेस में लेके जाएगा, कुछ भी यहाँ पे हो जाए। बट यहाँ पे कार्ल्स का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो यहाँ पे रोने लगता है। वो यहाँ पे कहता है कि उनके हाइनेस के मुंह से वो ये सारे वर्ड्स को सुन रहा है। अब टारविन भी ये सारे बातों को सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। कार्ल्स भी तभी यहाँ पे कहता है कि उसे पता था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब योर हाइनेस खुद के ग्रेट कॉज को लेके खुद को एस्टेब्लिश जरूर से करेंगे। अभी कार्ल सिलियन खुद के नाम को लेते हुए कहता है कि वो योर हाइनेस को खुद का लॉयल्टी शो कर रहा है एंड वो हमेशा योर हाइनेस के पाथ को फॉलो करेगा एंड उनके डेस्टिनी का पार्टनर बन के रहेगा। एंड यहाँ पे अगर योर हाइनेस के डिसीजन के अगेंस्ट में कोई भी खड़ा होता है तो उनको कार्ल सिलियन के सॉर्ड के अगेंस्ट में सबसे पहले जाना होगा। गिल्ड्रोशन को तभी सिस्टम मैसेज करता है कि कार्ल सिलियन अभी उसके पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। टारविन भी ऑलरेडी उस पार्टी में ज्वाइन हो चुकी है। कार्ल तो यहाँ पे ये सारे बातों को करके रोने लगता है एंड टारविन भी ये सारी चीजों को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अभी हम लोग एल्रॉन रॉयट को देख पाते हैं जो खुद के एक सबऑर्डिनेट को कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का बात है। अभी वो खुद के सबऑर्डिनेट को कहता है कि अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, क्या यहाँ पे उनका जो सर्च है उसमें कोई भी प्रोग्रेस आया है। अभी वो सबऑर्डिनेट यहाँ पे कहता है कि हाँ, यहाँ पे जो फ्यूजिटिव्स हैं उन सब का ट्रेस तो उन लोगों को मिल चुका है बट वो लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने में। ये बातों को सुन के यहाँ पे एल्रॉन रॉयट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे कहता है कि गिल्ड्रोशन यहाँ पे उसके कोई भी हेल्प में नहीं लगने वाला। यहाँ पे उसका जो यंगेस्ट सन कार्ल्स है ना, जो एक ट्रेजिक चाइल्ड है, जिसको इम्पेरियल लॉ के अकॉर्डिंग स्लेव बन जाना चाहिए था। अब यहाँ पे एल्रॉन रॉयट खुद के बहुत ज्यादा एफर्ट को लगाते हुए बेयरली मैनेज किया था उसके स्टेटस को क्लियर करने का एंड सिलियन फैमिली को यहाँ पे इंटरेस्ट किया था उसे परवरिश करके बड़ा करने का। बट यहाँ पे एम्पायर ने सारे के सारे चीजों को छोड़ के उसे थर्ड प्रिंस का जिम्मेदारी दिया और उसका बॉडीगार्ड बनाया। उसके बाद वो लेटर ने यहाँ पे डेयर किया उसे रिड्यूस करके पार्टी बॉडीगार्ड बनाने का एंड उसके बाद ये गिल्ड्रोशन खुद को किडनैप भी कर चुका है। जितना ज्यादा उसका यंग सन गिल्ड्रोशन को फॉलो करेगा उतना ही वर्स्ट कार्ल्स का जो फ्यूचर है वो होगा। अभी जो सबऑर्डिनेट था वो खुद के कैप्टन को थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है। एल्रॉन रॉयट तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा था गिल्ड्रोशन के ऊपर। उसे पता था कि उसका जो सन कार्ल्स है ना वो इस एम्पायर का एक टॉप प्रोस्पेक्ट है। फॉर्चुनेटली इस किडनैपिंग इंसिडेंट में वो सेफ है बट इतना सा रेकलेस गाय के अंडर में रहने की वजह से एल्रॉन रॉयट को भी पता नहीं है कि यहाँ पे उसके यंग सन के ऊपर और कितना ज्यादा वर्स्ट फॉर्च्यून आ सकता है। यहाँ पे अभी यंग प्रिंस गिल्ड्रोशन अगर मारे जाता है तो ये उनके लिए बेटर रहेगा, जिसके बाद वो कार्ल्स को द नाइट्स में असाइन कर पाएंगे। अभी वो सबऑर्डिनेट यहाँ पे कहते हैं जितने दूर तक उन्हें पता है सर कार्ल्स एंड सर टारविन दोनों ही यहाँ पे गए हैं गिल्ड्रोशन यानी कि थर्ड प्रिंस को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों थर्ड प्रिंस को ढूंढ ले। इवन दो लेडी सुई एक 7 स्टार विच है बट उनका जो पॉइजन फायर मैजिक है ना वो
चेजिंग में बिल्कुल भी सूटेड नहीं है, उनके लिए ये काम करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एल्रॉन रॉयड ये बात को सुन के हंसने लगता है एंड वो कहता है कि लकीली जो हेवेंस है वो उनके ही साइड में है। जो सबऑर्डिनेट है वो भी यहाँ पे कहता है कि हाँ वो सही कह रहे हैं। कमांडर तभी यहाँ पे खुद के सबऑर्डिनेट को कहता है कि उनका मेन मिशन यही है कि वो लोग किडनैपर्स का जो एस्केप रूट है उसे ब्लॉक करे एंड उन सबको एक साथ एनाइलेट कर दे। इवन उनके पास अगर कोई हॉस्टेज ऐसा भी है तो उनको कोई नेगोशिएशन करने का जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एनिमीज को एलिमिनेट करने के बारे में ही सोचना है। शायद से वो लोग ये बात को लेके समझ चुके हैं उनके ऑर्डर को। जो सबऑर्डिनेट था वो भी खुद के कैप्टन के ऑर्डर को समझ जाता है। अभी जितने सारे एल्रॉन रॉयड के सोल्जर्स थे वो भी खुद के सीक्रेटिव कपड़ों को पहन के वहां से चलने लगते हैं एंड खुद के सारे सबऑर्डिनेट्स को कहते हैं चलने के लिए, बिकॉज उनके पास एक मिशन आ चुका है। एल्रॉन रॉयड तभी यहाँ पे सोचता है कि उसके इस ऑर्डर की वजह से अभी ये जो स्पेशल टास्क नाइट ऑर्डर है उनके ऊपर थर्ड प्रिंस के सेफ्टी को लेके कोई भी इन्वेस्टिगेशन या फिर जिम्मेदारी नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वो लोग सोलली इंट्रूडर्स को किल करने के बारे में ही सोचेंगे। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, इतना ही ज्यादा ब्लड बह जाए, बट उनको उनका मिशंस को पूरा करना है। सो आज की इस वाले एक्सप्लेनेशन का एंड मैं यहीं पे करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा। बात हुए टाइम पे इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।